की राह पर चलते हैं, बिल्कुल। तो बेहतर बनने की राह पर चलेंगे, शुरुआत कर लेते हैं आज के दिन की। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर, आपके बीच बुद्धि का पार्ट 2 बुद्धि का पार्ट 2 मैं लेके आया हूँ। बुद्धि के पार्ट 1 में हमने जो है बहुत सारी बातें पढ़ ली हुई है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का प्रयोग क्या है, बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि की प्रकृति क्या है, बुद्धि का जो है प्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब के बारे में चर्चा हमने कर लिया हुआ था। अब यहाँ से बुद्धि के महत्व के बारे में थोड़ा समझेंगे और थोड़ा जो है उसका पीछे का ओवरव्यू भी हम देखेंगे। तो शुरू करेंगे हम, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, मेरी आवाज़ बंद थी, मैंने आवाज़ बंद करा हुआ था शायद, बंद कर हो गया था। तो आवाज़ जो है वो वापस से मैं उसी बात को एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आज जो है हम बुद्धि के बारे में समझेंगे, बुद्धि क्या है? बुद्धि का प्रत्यय वगैरह हमने सब कुछ समझ लिया हुआ है। तो थोड़ा-सा एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि हम इस जो बुद्धि का कॉम्प्लिकेशन है, बुद्धि जो जटिल है, बुद्धि एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है और वह अमूर्त प्रक्रिया है। उसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम करा हुआ है और उसको बहुत सारे रूपों में परिभाषित करने की भी बात करी है। तो उन परिभाषाओं को उनको हम जटिलता को जो है समझेंगे और बुद्धि के स्तर, बुद्धि को हमारे क्लासरूम में और हमारे बच्चों के साथ में कैसे प्रयोग करना, उसको हम एज़ अ टीचर कैसे समझेंगे। एज़ अ टीचर हम कैसे समझेंगे? कल एक प्रश्न था कि टीईटी अगर टीईटी करनी है, अगर टीईटी देना है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? वह एटीट्यूड ज़रूरी है, एप्टीट्यूड ज़रूरी है या फिर जो है उसका मोरलिटी ज़रूरी है या उसका इंटेलिजेंस देखना है। तो इंटेलिजेंस देखने की बात नहीं होती, उसके एटीट्यूड को भी देखने की बात नहीं होती, उसका एप्टीट्यूड, उसकी रुचि कितनी है? एप्टीट्यूड मतलब होता है रुचि, अभिरुचि। उसकी रुचि कितनी है उस फील्ड से, शिक्षक बनने के फील्ड में उसकी रुचि कितनी है? ये जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रश्न आते हैं कहीं-कहीं तो उसको आप समझ के रखिएगा कि उसको क्या कहते हैं एक्चुअल में। आप कहीं भी, जभी भी आप टेस्ट देते हैं, जैसे आपका कोई इंटरव्यू होता है, आप कहीं किसी कोर्स के दाखिले में अगर आप जो है वो इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे वाइवा देते हैं, तो उस वाइवा में बस इतना ही चेक किया जाता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। यानी आप उसके प्रति, आप उस कोर्स के प्रति या उस वस्तु के प्रति अपनी सोच क्या रखते हैं। वह सोच जानने के लिए जो है वो टेस्ट लिया जाता है। तो ऐसे ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लिया जाता है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाता है कि आप जितना पास करते हो, आप जितने स्कोर करते हो, उस स्कोर के आधार पे जो है आपको सिलेक्शन दिया जाता है। चलिए तो बात करते हैं। हमने कल बहुत सारा कुछ पढ़ लिया हुआ था बुद्धि के बारे में। बुद्धि के पक्षों को हमने समझ लिया हुआ था। तो बुद्धि के पक्षों को हमने क्या समझा हुआ था? हमने समझा हुआ था कि बुद्धि जो है वह बुद्धि को अलग-अलग रूपों में परिभाषित किया गया है। बुद्धि को अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग गुणों में परिभाषित किया हुआ है। तो किसी ने इसको कार्यात्मक पक्ष में, किसी ने संरचनात्मक पक्ष में, तो किसी ने क्रियात्मक पक्ष में जो है इसको समझा, बुद्धि को समझा। चलिए हम बुद्धि को समझेंगे। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि को हम लोगों ने कल कल हम लोगों ने समझा हुआ था कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि का कार्यात्मक पक्ष है। बुद्धि का कार्यात्मक पक्ष है। बुद्धि को कार्यात्मक पक्ष के रूप में हमने समझा था। कार्यात्मक में हमने क्या जाना हुआ था? तो बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि क्या है और बुद्धि का कार्य क्या है? हमने इस कार्यात्मक में जाना हुआ था। बुद्धि क्या है और बुद्धि का कार्य क्या है? इसको हमने कार्यात्मक में समझा हुआ था और हमने पढ़ लिया हुआ था इसके बारे में। बस एक बार रिवीजन में कर रहा हूँ। चलिए मैं जरा स्ट्रीमिंग भी कर दूं इसकी, ताकि बाहर के जो लोग बच्चे हैं उनको भी समझ में उनको भी पता चलने लगे।
इंटेलिजेंस पार्ट 2। चलिए, तो स्ट्रीमिंग होने लगी। तो हम जो है कल हमने पढ़ा हुआ था बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि का जो है कार्यात्मक रूप पढ़ा हुआ था और बुद्धि का संरचनात्मक रूप भी हमने ये समझा हुआ था कि इसका संरचनात्मक रूप क्या होता है, बट अभी हमको इसको पढ़ना है। संरचनात्मक रूप को हमको पढ़ना है अभी। संरचनात्मक पक्ष, ये था कार्यात्मक पक्ष और ये था संरचनात्मक पक्ष। तो कार्यात्मक पक्ष में हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है और बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है, वो हमने जाना हुआ था। अब संरचनात्मक पक्ष में हमको जानना है कि बुद्धि, बुद्धि का सिद्धांत क्या है, बुद्धि का सिद्धांत क्या है और बुद्धि की संरचना क्या है, बुद्धि की संरचना क्या है और बुद्धि का सिद्धांत क्या है, वो हमको इसके इसके संरचनात्मक पक्ष में पढ़ना है। वहीं क्रियात्मक पक्ष में क्या समझना है, तो क्रियात्मक पक्ष में बुद्धि का मापन करेंगे। क्रियात्मक पक्ष में बुद्धि का मापन करेंगे। बुद्धि, बुद्धि को कैसे नापते हैं, आईक्यू के जरिए बुद्धि को नापने की तकनीकी क्या है और बुद्धि का परीक्षण का वर्णन कैसे होगा, तो ये सब चीजें जो है वो क्रियात्मक पक्ष में होनी है। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया हुआ था, समझ भी लिया हुआ था। तो और कल हमने थोड़ा और पढ़ा हुआ था कि बुद्धि का जो है वो कई सारा समानार्थी रूप है। जैसे कोई उसको ज्ञानी कहता है, कोई जो है चतुर कहता है, तो कोई उसको बुद्धिमान कहता है, तो कोई जो है योग्यता वाला कहता है। ये सब जो है उसके बुद्धि के क्या है, अलग अलग रूप है। बुद्धि, बुद्धि को कुछ लोगों ने कंक्रीट कहा, बुद्धि को कुछ लोगों ने कंक्रीट कहा, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा इसको एब्स्ट्रैक्ट, जबकि बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट ही है। जबकि क्या है, बुद्धि वह एब्स्ट्रैक्ट ही है, वो एब्स्ट्रैक्ट रूपों में ही देखी जाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट रूपों में देखने के लिए कई सारे जो है वो लोगों ने इस पर अपनी परिभाषाएं भी दी। तो परिभाषाएं भी हमने अलग अलग रूपों में उसको पढ़ा। ऐसे ही बुद्धि को अस्पष्ट रूप में, बुद्धि को अस्पष्ट रूप में भी कुछ लोगों ने परिभाषित किया। कुछ कहते हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि वह है जो बुद्धि से नापी जाती है, बुद्धि लब्धि से जो नापी जाती है वही बुद्धि है। जबकि यह भी क्या है, यह अधूरी परिभाषा है, यह भी अधूरी परिभाषा है। बुद्धि को बुद्धि से नापी जाती है, यह क्या है, एक प्रकार की अधूरी भाषा है, अधूरी परिभाषा है। इसमें इतने से ही बुद्धि को हम नाप नहीं सकते हैं कि बुद्धि, बुद्धि को बुद्धि लब्धि से नाप दें उतना ही बुद्धि है, जबकि उसके और भी अलग अलग रूप है। उसको शाब्दिक रूप में देखना है, उसको जो है उसको मानसिक रूप में देखना है, उसको अशाब्दिक रूप में देखना है, तो उसके अलग अलग रूप हैं। उन अलग अलग रूपों पर भी जो है हमको समझना था। तो जो कि वहां पे ये परिभाषा क्या दिखी हमको, अधूरी दिखी। अब इसमें परिभाषाओं को भी अलग अलग रूपों में जो है परिभाषाएं भी बताई गई। परिभाषाओं को बताने के लिए क्या क्या परिभाषाएं अलग अलग रूपों में बताई गई, तो परिभाषाओं को 3 रूपों में बताया गया। परिभाषाओं को 3 रूपों में बताया गया। एक तो बताया गया समायोजन के आधार पे, परिभाषाओं को समायोजन के आधार पे बताया गया। ये सब हो गया, बस मैं रिवीजन कर रहा हूं। परिभाषा को समायोजन के आधार पर, समायोजन के आधार पर और किसके आधार पर, तो सीखने की योग्यता के आधार पर, सीखने की योग्यता के आधार पर और क्या, अमूर्त चिंतन के आधार पर, अमूर्त चिंतन के आधार पर। तो अब इसमें समायोजन में जो है मैंने कुछ परिभाषाएं आपको बताई हुई थी। तो समायोजन मैंने परिभाषा बताई थी स्टर्न की और बर्ट की। स्टर्न जी और बर्ट जी, ये दोनों लोग जो है इसमें परिभाषा बताते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति का जो है वह समायोजन करना, जैसे वह समायोजन कर लेता है, यानी वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में अगर वह समायोजित कर लेता है, इसका मतलब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। अगर वह वस्तु में, किसी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में, किसी ऐसे समाज में वो अपने आप को समायोजित कर पाता है, इसका मतलब ये दोनों की एक मिलती जुलती परिभाषा है। ये दोनों यही कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति अगर अपने आप को समायोजित कर लेता है, इसका मतलब क्या है, वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। तो समायोजन के आधार पर परिभाषा दी गई थी। वहीं दूसरी बात कही गई थी सीखने के आधार पे। तो सीखने के आधार पे बर्किंघम ने परिभाषा दी थी, बर्किंघम ने परिभाषा दी थी और जो है वह डीरबोर ने दिया हुआ था। डीरबोर ने, इन दोनों ने भी कहा, इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने अपनी परिभाषा में कहा कि व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग जब सीखने में करता है, जब कोई व्यक्ति किसी बात को नया सीखता है, कोई नई सिचुएशन या कोई नया तरीका जब सीखता है, तो उसमें व्यक्ति जो है वह बुद्धि का प्रयोग करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है। तो सीखने में जो भी ज्ञान, जो भी चीज प्रयोग होता है उसे कहते हैं बुद्धि। वहीं कहा गया यहाँ पे टर्मन और बिने, टर्मन और बिने ने बुद्धि को, टर्मन और बिने ने बुद्धि को अमूर्त रूपों में बताया। टर्मन और बीने ने बुद्धि को अमूर्त रूपों में बताया। क्या है बुद्धि, इन लोगों ने कहा कि बुद्धि जो है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता है।
टर्मन और बीने ने दोनों लोगों ने यही कहा कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो अमूर्त चिंतन के आधार पर बुद्धि को परिभाषित किया गया, सीखने के आधार पर बुद्धि को परिभाषित किया और समायोजन के आधार पर बुद्धि को परिभाषित किया गया। इतनी इतनी बातें सब जो हम लोगों ने जान लिया हुआ था। अब यहीं पे कहा गया, यहीं पे आगे कहा गया कि आगे बात करी गई क्या कि 1905 में अब बुद्धि को अलग-अलग रूपों में अलग-अलग समय पे जो है बुद्धि को परिभाषित भी किया जाने लगा। अलग-अलग रूपों में अलग-अलग समय पे बुद्धि को परिभाषित भी किया जाने लगा कि बुद्धि क्या है और उसपे प्रयोग भी होने लगा। जब इतना सारा जटिलता देखने को मिली तो मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि इस पर क्यों ना हम प्रयोग करें और प्रयोग करके सीखें, प्रयोग करके देखें। 1905 में 1905 में बीने द्वारा 1905 में बीने ने जो है इस पर काम शुरू किया तो उस पर बहुत सारा जो है उन्होंने प्रयोग भी किया। तो वहां पे 1905 में उस समय में फ्रांस की सरकार जो है वो फ्रांस की सरकार अपने पाठ्यक्रम में बदलाव चाहती थी। फ्रांस की सरकार वहां पे पाठ्यक्रम में बदलाव चाहती थी तो उन्होंने कहा अपने मनोवैज्ञानिकों से कहा जो लोग इस मनोविज्ञान में मतलब काम करते हैं, जो लोग एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं, उन सभी से अपील करी कि आप एक ऐसा रेशियो बनाइए कि हम पाठ्यक्रम को किस तरह से डिवाइड करेंगे, पाठ्यक्रम को किस तरह से डिवाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को कैसे कैसे बना सकते हैं, यानी जो जो निम्न बुद्धि वाले होते हैं या औसत बुद्धि वाले होते हैं, निम्न बुद्धि निम्न बुद्धि या औसत बुद्धि निम्न बुद्धि या औसत बुद्धि वाले बच्चों के लिए कैसे पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और जो उच्च बुद्धि वाले हैं, जो उच्च और प्रखर बुद्धि वाले हैं, उच्च और प्रखर बुद्धि वाले उनके लिए कैसे जो है वह बुद्धि का निर्माण मतलब उनके लिए सिलेबस कैसे बनाया जाएगा, उनके लिए पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाएगा। तो इस पर जो है इस पर फ्रांस की सरकार ने वहां के लोगों से अपील करी कि आप लोग जो है हमें कोई ऐसा कोई मानक बताइए, ऐसा कोई मानक बताइए कि जिसके आधार पे हम पाठ्यक्रम का निर्माण करवा सकें, हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सके ताकि उन सारे बच्चों को ये मिल सके। यानी निम्न बुद्धि में कौन से बच्चे आएंगे, यानी उनके लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो उच्च बुद्धि वाले हैं, जो प्रखर बुद्धि वाले हैं, उनके लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस पाठ्यक्रम के को जानने के लिए फ्रांस सरकार की अपील पर जो उस टाइम पे वहां के मनोवैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया। उसी टाइम पे बीने जी जो है वह बीने जी उस समय पे बुद्धि के ऊपर काम कर रहे थे। बुद्धि के ऊपर तो हालांकि यहाँ से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। जब पहली प्रयोगशाला बनी थी, विलियम वुंट ने जब पहली परिभाषा जो है वहां अपनी प्रयोगशाला बनाई, तब से इसका काम चल रहा था बुद्धि पर। बट यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफिक रूप में बीने ने जो है इस पर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने एक जो टेस्ट बनाया वह टेस्ट जो उन्होंने बीने ने जो अपना बुद्धि बताई, जो बुद्धि का उन्होंने एक टेस्ट बनाया, वो टेस्ट कैसा था, वो टेस्ट जो है वो 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए था। 3 से 13.5 वर्ष के बच्चों के लिए 3 से 13.5 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने टेस्ट बनाया, एक टेस्ट बनाया। उसी टेस्ट के आधार पे उन्होंने यह निम्न बुद्धि, औसत बुद्धि, उच्च बुद्धि और प्रखर बुद्धि का जो है उन्होंने उसमें गणना करी और उसके आधार पे यहीं से 1905 से जो है और स्पेसिफिक तरीके से बुद्धि को नापने का काम शुरू हुआ। वहीं से आईक्यू की भी जो है परिभाषा शुरू हुई। हम आईक्यू के बारे में अभी आगे आएंगे और विस्तार में आपको पढ़ाएंगे, अभी तो मैं इतना ही आपको बता रहा हूं। फिर आगे जाकर के यह कब हुआ, यह बीने ने यहाँ पे मैं लिख दूं, बीने ने 1905 में यह टेस्ट बनाया, बुद्धि का एक परिभाषा दी और बुद्धि के लिए टेस्ट बनाया। वह टेस्ट जो है वह 3 से 13.5 वर्ष के बच्चों के लिए था और उसी आधार पे यह निम्न बुद्धि, औसत बुद्धि, उच्च बुद्धि और प्रखर बुद्धि ऐसे बुद्धि का जो है उन्होंने वहां पे निर्माण किया और वहां पे उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार के बच्चे होते हैं। आगे गए 1911 में इसी को और संशोधित किया गया। 1911 में इसे संशोधित किया गया। इसके बारे में मैंने कल बताया हुआ था। इसे संशोधित किया गया और संशोधित करके इसे और जो है बेहतर बनाया गया। इसमें सही निर्णय और उद्देश्यपूर्ण निर्णय कैसे हो सकता है उसके बारे में इसमें चर्चा करी गई। फिर मैंने और आपको बताया था कि ऐसे ही 1921 में मैंने और चर्चा करी हुई थी। 1921 में जो जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें कुल 14 प्रमुख प्रकाशन हुए थे। 14 प्रमुख प्रकाशनों को उसमें शामिल किया गया था और उसके आधार पे उसमें से कुछ चीजें नोट डाउन करी गई कि बुद्धि जो है वो एबिलिटी टू लर्न है, यानी वह सीखने की क्षमता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि सोचने की क्षमता है, बुद्धि जो है एब्स्ट्रैक्ट है और बुद्धि जो है वो पास्ट लर्निंग की डिग्री है। इसके बारे में जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसकी भी कल हमने चर्चा कर लिया हुआ था, बता दिया हुआ था। फिर हमने क्या बताया हुआ था, हमने बताया था कि बुद्धि के जो है वह थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो मैंने बुद्धि के प्रकारों में बताया हुआ था कि बुद्धि जो है वह
थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की है, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की है। तो उसमें बताया था मैंने, एक सामाजिक बुद्धि, एक स्थूल बुद्धि और एक जो है अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, यानी सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो यह जो है थॉर्नडाइक जी ने बताया था। थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक ने बुद्धि को, ईएल थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 रूपों में बताया। ईएल थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 रूपों में बताया, किसमें? तो सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ये 3 रूपों में जो है उन्होंने बताया। तो इसके बारे में मैंने बता दिया था कि सोशल क्या है, जब व्यक्ति समाज में अपने आप को समायोजित करने लगता है बुद्धि का प्रयोग करके, तो वह क्या होता है, वहां पे वो अपनी बुद्धि जो है वो बुद्धि सोशल जो है सोशल इंटेलिजेंस कहलाती है। इसमें कौन आते हैं? इसमें मैंने बताया था नेता लोग आते हैं, इसमें नेता लोग आते हैं। वहीं जो कंक्रीट बुद्धि होती है, वो कंक्रीट जो स्थूल बुद्धि होती है, इस स्थूल बुद्धि में जो सामने वस्तुएं होती है, उन सामने वस्तुओं के आधार पे वो जो है जज लेते हैं, वो अपना निर्णय लेते हैं, और उसी आधार पर अपनी कार्य प्रणाली शुरू करते हैं और उसी आधार पर सीखते सिखाते हैं। तो इसमें इस कैटेगरी में कौन आते हैं? तो इस कैटेगरी में मैंने बताया था व्यापारी लोग इस कैटेगरी में आते हैं। वही एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बताया हुआ था, एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि जहां व्यक्ति अमूर्त चिंतन कर सके, जिसमें अमूर्त आता है। इस पे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, अमूर्त चिंतन पर बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं कि इस चीज को किस कैटेगरी में आएगा। वह सोशल जो है उसमें आएगा, सोशल बुद्धि में आएगा, सामाजिक बुद्धि में आएगा, कि स्थूल बुद्धि में आएगा, कि वह कंक्रीट बुद्धि में आएगा। इस पर बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे। तो जो कंक्रीट मतलब ये जो एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि में कहा गया कि ऐसे बच्चे जो कि वर्तमान में वस्तुएं नहीं है और बाहर है, वो देख नहीं सकता, उसको कोई छू नहीं सकता है, ऐसी वस्तुओं पर विचार करना, ऐसी वस्तुओं पर सोचना और ऐसी वस्तुओं का निर्णय लेना, ऐसी वस्तुओं को बनाना, तो इस पर जो है बात हुई। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सोच रखने वाले कौन होते हैं? इस प्रकार की सोच रखने वालों को उन्होंने कहा कि जैसे कवि, जैसे लेखक, जैसे साहित्यकार, जैसे कवि, लेखक, साहित्यकार, वैज्ञानिक और जो पायलट होते हैं, या फिर जो और अमूर्त चिंतन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा गया कि किसी एक बिल्डिंग का फ्रेम करना है, किसी एक बिल्डिंग का जो है वह आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, किसी एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाना है, तो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लूप्रिंट बनाने के लिए वह उसको अमूर्त चिंतन करना पड़ेगा कि कहाँ पे टॉयलेट होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे बरामदा होगा, कहाँ पे रूम होगा, कहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी, कहाँ पे क्या होगा। यह अभी बना नहीं है, बट उसने अमूर्त चिंतन करके उसका ब्लूप्रिंट बना दिया घर का। तो ऐसे जो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे इंजीनियर के बाद जो स्कॉलर होते हैं, जो और उच्च स्कॉलर होते हैं, जो बैठ करके पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस की सरकार ने क्या कहा, कि पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, तो इस पे बताइए कि किस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण हो सकता है, बच्चे किस लेवल के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो वह अब जो स्कॉलर होते हैं, वो स्कॉलर ये समझेंगे कि छोटे बच्चों का जो लेवल होता है, उनके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इस प्रकार की सोच बच्चे उनके सामने नहीं है। उनके पास ना तो छोटे बच्चे, ना तो उसके बाद के बच्चे हैं, ना तो उसके बाद के बच्चे हैं, ना तो बच्चे जो है वो इन्फेंसी वाले हैं, ना तो चाइल्डहुड वाले हैं, ना तो एडोलसेंस वाले हैं। बच्चे उनके सामने नहीं है, बट उनके बच्चों की सोच को वो देख रहे हैं, देख करके उसी हिसाब से जो है उन दोनों के बीच में रिलेशन बैठा रहे हैं। तो इस प्रकार की सोच भी जो है वो क्या कहलाती है? वह एब्स्ट्रैक्ट सोच कहलाती है, वह एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि कहलाती है। सोच को हम अभी बाद में रखेंगे, हम इसको बुद्धि कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि उसको कहते हैं। तो ऐसे थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि का जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ था, वर्णन किया हुआ था। चलिए अब यहाँ से जो है, यहाँ तक हमारी कल बात हो गई थी। मैं इसमें से बस मैंने थोड़ा सा जोड़ा हुआ है, क्या होता है, मैंने इसमें बस थोड़ा सा जोड़ा कि थोड़ा आपका फ्रेशअप हो जाए कि मैंने क्या कल पढ़ाया हुआ था। अब यहाँ से हम चलेंगे अब नए नए मुद्दे की तरफ। तो यहाँ से समझते हैं बुद्धि का महत्व क्या है, क्यों बुद्धि को जानना। सबसे पहले लोग बुद्धि को क्यों समझते हैं? क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी है, इस बुद्धि के आधार पर उसका निर्णय होता है कि वह यह काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसकी सोच इस लेवल तक है, नहीं है, वह यह काम को आगे तक कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वह जो है वह सामाजिक बुद्धि वाला है, या वह स्थूल बुद्धि वाला है, या वह जो है वह अमूर्त बुद्धि वाला है, वह कैसी बुद्धि वाला है। तो उसी बुद्धि के आधार पर उसको काम सौंपा जाता है। तो काम सौंपने के लिए जो समाज के जो लेयर हैं, उस समाज के लेयर में उसको वहां स्थापित किया जाता है। तो स्थापित करने के लिए बुद्धि का क्या होता है? महत्व होता है। चलिए बुद्धि के महत्व को समझेंगे कि बुद्धि का महत्व क्या होता है। बुद्धि का महत्व, बुद्धि के महत्व को समझते हैं। मैंने अभी तक जितनी बातें बताई थी वो सारी बातें जो है वो रिवीजन की थी, कल चर्चा हो चुकी थी। मैंने रिवीजन इसलिए किया है क्योंकि आप थोड़ा सा उस पर लिंक हो जाओ।
लिंक हो जाओ। सुबह का कल लेक्चर नहीं चला हुआ था, शाम को लेक्चर चला हुआ था, तो शाम के लेक्चर में जो पढ़ाया जाता है अक्सर जो है वो 50% या 30% ही लोगों के दिमाग में जाता है, क्योंकि शाम तक पूरी दिन थकान होती है, तो बहुत कम जो है समझ में आता है। तो मैंने कहा पहले हमको आज जो पढ़ाना है उससे हम कल वाले को थोड़ा सा रिलेट कर लें, ताकि आप उसमें जुड़ सको। तो चलिए, अब यहाँ से हमने कल कल की चर्चाएं सब कर ली, बात हो गई। अब यहाँ से बुद्धि का महत्व समझते हैं कि बुद्धि का महत्व क्या है। तो बुद्धि के महत्व को मैंने तो सबसे पहले आपको यही बताया कि अलग अलग जगहों पे स्थापित करने के लिए, अलग अलग जगहों पे स्थापित करने के लिए और अलग अलग काम को देने के लिए, अलग अलग काम को प्रदान करने के लिए बुद्धि को जानना जरूरी होता है। बुद्धि को जानना जरूरी होता है, उसी बुद्धि के आधार पे उसको काम जो है दिया जा सकता है कि यह काम तुम करो। कोई शाब्दिक बुद्धि वाला होगा, कोई अशाब्दिक बुद्धि वाला होगा, कोई जो स्थूल बुद्धि वाला होगा, तो कोई जो सामाजिक बुद्धि वाला होगा, कोई अमूर्त बुद्धि वाला होगा, तो उसको उसी हिसाब से काम दिया जा सकता है, उसको उसी हिसाब से काम सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में उसको काम देने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे हम ले सकते हैं अलग 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 व्यवसायों में, व्यवसायों में वर्गीकृत करने के लिए, अलग अलग व्यवसाय में वर्गीकृत करने के लिए क्या हो सकता है, तो यह बुद्धि का प्रयोग हो सकता है। अलग अलग व्यवसाय में बुद्धि को जो है वो वर्गीकृत करने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। और क्या, जैसे कहीं हमको जाना है, कहीं हमको जाना है, तो यहाँ से कितना दूरी होगी, यहाँ से कितना पैसा लगेगा, और जो है बस वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वह अमूर्त चिंतन करना, वह तो अमूर्त चिंतन करेगा। अब बस वाला सामने दिखा तो सामने देकर कि ये बस अहमदाबाद जाएगी, या ये बस बड़ौदा जाएगी, या ये बस जयपुर जाएगी, या ये बस कहीं इलाहाबाद जाएगी, या कहाँ जाएगी, तो ये बस जो है अब उसको सामने देकर के वह निर्णय ले रहा है, कर रहा है, सोच रहा है, तो यहाँ पे अपना क्या लगा रहा है, वहां पे बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे पहुंचने के लिए, वस्तुओं की मरम्मत करने के लिए, और जो है वो वस्तुओं को पूरा करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो बुद्धि का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर पहुंचने पहुंचने अमूर्त चिंतन करने के लिए प्रयोग की जाती है। और कहां करी जा सकती है बुद्धि को, आप समझ सकते हैं बुद्धि को, बुद्धि के आधार पे, बुद्धि के आधार पे जो है हम अलग अलग रूपों में डिवाइड कर सकते हैं, बुद्धि को अलग अलग रूपों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे बुद्धि से तर्क शक्ति, तर्क शक्ति करने में, तर्क शक्ति विकसित करने में, तर्क शक्ति विकसित करने में, और क्या, तो बुद्धि से ही, बुद्धि से हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि के जरिए, बुद्धि के जरिए व्यक्ति को शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में समझने में, रूप में समझने में क्या है, ये बुद्धि के महत्व है। बुद्धि के ऐसे ही बहुत जगह महत्व है, स्कूल में, विद्यालय में, स्कूल में विद्यालय में काम देने के लिए, विद्यालय में बच्चों के स्तर को समझने में, बच्चों के स्तर को समझने में भी बुद्धि का क्या है, वह प्रयोग है। बुद्धि का प्रयोग है, बुद्धि लब्धि का प्रयोग है, इन सब का प्रयोग बच्चों के स्तर को भी समझने में यह मदद करती है। तो ऐसे बुद्धि के बहुत सारे रूप हैं, आप उसको अलग अलग रूपों में समझ सकते हैं। अब यह समझते हैं कि इतना मैंने आपको एक बेसिक बताया, बुद्धि के जितने भी मैं बताऊंगा वो सारी जगहों पे क्या है, बुद्धि का प्रयोग है। बुद्धि के प्रयोग में मैंने मेन आपको बता दिया। अगर आप मेन 3 रूपों में जानना चाहोगे तो मेन 3 रूपों में क्या सकते हो कि जो सामाजिक रूप में बच्चे को आगे आगे प्रतिस्थापित करने में, उसको जो कंक्रीट चीजें हैं उसको समझने में, और एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझने में, उस पर हम बुद्धि का वर्गीकरण कर सकते हैं। बुद्धि को समझ सकते हैं कि यहाँ पे बुद्धि है, और उसी बुद्धि के आधार पर व्यक्ति जो है वह निर्णय ले सकता है, वो अपनी योग्यता को दर्शा सकता है, वह तर्क कर सकता है, वह मानसिक क्षमताएं विकसित कर सकता है। यह सब जो है वह बुद्धि के क्या है, वह इसके रूप है, बुद्धि के महत्व है। इन जगहों पे बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब यहां से हम समझते हैं, यहां से हम समझते हैं बुद्धि का जो है वह विकास कैसे होता है, बुद्धि का विकास कैसे होता है। तो बुद्धि के विकास को समझते हैं। बुद्धि का विकास होने के जो है वो कारक भी इसको कह सकते हैं, और कौन कौन चीजें बुद्धि के विकास में सहायक होती है। बुद्धि के विकास में कौन कौन से तत्व जो है वो सहायक होते हैं। बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास, इसमें बुद्धि के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। तो बुद्धि के विकास में सहायक तत्व कौन है जिस पर यह बुद्धि निर्भर करती है। सहायक तत्व, बुद्धि के विकास में सहायक तत्व कौन से हैं। तो सहायक तत्व की बात करें तो सहायक तत्व जो है वो हो सकता है, उसको कह सकते हैं क्या, उसको कह सकते हैं कि मस्तिष्क का आकार कैसा है।
मस्तिष्क का आकार, जो मस्तिष्क का आकार है, मस्तिष्क के आकार में हमने आप लोगों को बताया था कि मस्तिष्क को जो है, मस्तिष्क को दो भागों में जानते हैं। अगर कोई मुझे चैट करके बताए तो बताए, मस्तिष्क को दो रूपों में जानते हैं। यहाँ पे चलिए मुझे चैट करके बताइएगा, मस्तिष्क को दो रूपों में जानते हैं। मस्तिष्क को दो रूपों में जानते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ तो रही है, साउंड इज लाइक। अभी ओके है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ओके। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, क्लियर है, ओके। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, अग्र मस्तिष्क 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 नहीं पूछ रहा मैं। यहाँ तो ये मस्तिष्क के अंदर का भाग है, मस्तिष्क का रूप है। मैं मस्तिष्क का आकार के बारे में पूछ रहा हूँ, आकार। यहाँ पे मस्तिष्क का आकार की बात हो रही है। मस्तिष्क का आकार, सहायक तत्व क्या है? तो पहला है सहायक तत्व में मस्तिष्क का आकार। मस्तिष्क का आकार, मस्तिष्क के आकार के बारे में चर्चा हो चुकी है। राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर नहीं, ये मस्तिष्क के भाग हैं। ये जो बता रहे हैं आप, मस्तिष्क का भाग बता रहे हैं। मुझे मस्तिष्क का भाग नहीं चाहिए, मुझे मस्तिष्क का आकार बताइए। मस्तिष्क के आकार के बारे में मैंने बताया हुआ है, मस्तिष्क का आकार बताइए मुझे। तो ये जो है, अब एक हो गया मस्तिष्क का आकार। दूसरा, चलिए पहले मस्तिष्क के आकार को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मस्तिष्क का आकार बताइए, मस्तिष्क का आकार बताइए। सोचिए, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। मस्तिष्क का आकार मैंने बहुत पहले बताया हुआ था, बहुत पहले बताया था, जब मैं चाइल्डहुड की, मैं हाँ चाइल्डहुड की नहीं, मैं जब उसकी इन्फेंसी की मैं चर्चा कर रहा था। इन्फेंसी की चर्चा करने में मैंने बताया हुआ था मस्तिष्क का आकार, मस्तिष्क का आकार मैंने बताया हुआ था। प्लीज क्विक क्विक आंसर करिए, क्विक आंसर करिए। मस्तिष्क का आकार, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ये दोनों मस्तिष्क के भाग हैं। भाग नहीं चाहिए, आकार चाहिए। आकार में क्या है? आकार किसको कहते हैं? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो मस्तिष्क का आकार, फ्रंटल लोब नहीं, ये भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, और बताइए, और बताइए, सोचिए। आकार क्या है? आकार इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। शेप साइज समझाया ना आपने, शेप साइज। तो मैं यहाँ पे उसका आकार पूछ रहा हूँ, शेप भी नहीं पूछ रहा हूँ, उसका साइज पूछ रहा हूँ। शेप क्या होगा? तो शेप होगा जैसे त्रिकोण, चौकोर, गोल, ये होगा शेप, उसको कहते हैं। वही अब मैं उसका आकार पूछ रहा हूँ। आकार में क्या? आकार में इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, वो बताइए मेरे को। मतलब उसको क्या कहते हैं? दो नाम जानते हैं, दो नाम होते हैं उसके। मस्तिष्क के आकार को दो नामों से जानते हैं? नहीं, वो भी नहीं है, 350 ग्राम भी नहीं है। वो भार बता रहे हो आप, भार नहीं मैं पूछ रहा, आकार पूछ रहा हूँ। मस्तिष्क का आकार दो होते हैं। मस्तिष्क का आकार फटाफट, बहुत सारे लोगों को आता है, आपकी जबान पे नहीं आ रहा है, आपकी जबान पे ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक एग्जांपल, मैं एक बस खाली उसका लास्ट का बताता हूँ। सिफेलस, सिफेलस मैंने एग्जांपल बताया, सिफेलस, सिफेलस। अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ, माइक्रोसिफेली और हाइड्रोसिफेली, या माइक्रोसिफेलस और हाइड्रोसिफेलस। माइक्रोसिफेली और हाइड्रोसिफेली। अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो कैसे आप बताएंगे, बताइए? हाइड्रोसिफेली और माइक्रोसिफेली। अब जो माइक्रोसिफेली होता है वो मस्तिष्क का बहुत छोटा सा भाग होता है। बच्चों का जो विकास हुआ नहीं हो पाता, इतना सा होता है, इतना सा होता है। यानी मस्तिष्क जो है, ये पूरा सिर जो है इतना सा होता है। तो सिर इतना सा ही होगा, उसमें उसका विकास कैसे होगा? उसमें उतने सारे जो तंत्र है उसके अंदर, वो कैसे विकसित होंगे? उसके अंदर जो तंत्र है वो कैसे विकसित होंगे? तो अगर इतना होगा तो बुद्धि उसकी उतनी ही चलेगी। अगर बच्चे का मस्तिष्क इतना होगा, अगर मस्तिष्क का बहुत बड़ा होगा, मस्तिष्क बहुत बड़ा होगा, तभी जो है वहां पे समस्या है। मस्तिष्क क्या हो? बिल्कुल एवरेज स्तर का, जो मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, उस आधार पर होना चाहिए। तो मस्तिष्क अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, माइक्रोसिफेलस हो गया, तभी भी समस्या है, और हाइड्रोसिफेलस हो गया तभी भी समस्या है। जहां पे क्या होना चाहिए? मस्तिष्क का आकार जो है बिल्कुल सेम, जो सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क है, उस सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क जैसा मनुष्य का मस्तिष्क होना चाहिए। तो ऐसे मस्तिष्क के आकार पर भी जो है बुद्धि निर्भर करती है कि मस्तिष्क का आकार कैसा है। अगर माइक्रोसिफेलस हो गया और हाइड्रोसिफेलस हो गया, तो मस्तिष्क में उसके उतने सारे न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे, और वह क्या है? वह निम्न बुद्धि का पाया जाएगा, वह निम्न बुद्धि का पाया जाएगा। इसलिए मस्तिष्क का आकार भी इसके बुद्धि के विकास में सहायक करता है, मस्तिष्क में सहायक करता है। चलिए आगे बात करते हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था भी जो है वो अहम भूमिका निभाता है। बाल्यावस्था में ही सारे गेटवे बच्चे के खुलते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे के सारे गेटवे खुलते हैं। अब इसी बाल्यावस्था में बच्चा सारा कुछ
सारा कुछ करने लगता है। वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जब आता है, उस अवस्था में सारा कुछ करने लगता है, वहां पे एक्सपेरिमेंट करके सारी गेटवे अपने खोल लेता है। तो बाल्यावस्था भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। उस अवस्था में अगर बच्चे का पूरा अच्छी तरह से नेचर नर्चर हुआ है, तो बच्चा जो है उसका बुद्धि का विकास अच्छा होगा। तो एक बाल्यावस्था है। दूसरा, व्यक्ति का जीवन। व्यक्ति का जीवन कैसा है? व्यक्ति का जीवन कैसा है? अब यह व्यक्ति का जीवन भी जो है वह उसके बुद्धि के विकास में और बुद्धि को एक्सप्लोर करने में, बुद्धि के एक्सप्लोर करने में जो है मदद करता है। बुद्धि को एक्सप्लोर करने में, बुद्धि को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसी में आगे जब जाएंगे, आप बहुत आगे जब जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो वहां पे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इसी का भाग है कि आप जितना बुद्धि पर प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना बुद्धि पर प्रैक्टिस करवाएंगे, उतना बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ेगी। हालांकि यह नहीं है कि व्यक्ति जो है वह 100 IQ का 100 IQ से ऊपर बढ़ गया, तो ऐसा नहीं है, बट उसका जो है वो संचार थोड़ा बढ़ेगा। मैंने कल चर्चा करी हुई थी, तो थोड़ा उसका बढ़ेगा। तो ऐसे ये सब चीजें, व्यक्ति का जीवन, बाल्यावस्था और मस्तिष्क का आकार भी जो है उसके व्यक्ति के उसमें सहायक होता है, उसके बढ़ने में, बुद्धि के विकास में सहायक होता है। चलिए, अब यहां तक हो गया बुद्धि का विकास। अब यह बुद्धि के विकास से हम आगे बढ़ते हैं बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन की चर्चा करते हैं। बुद्धि का मापन अभी बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, खाली थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ बुद्धि के मापन में। इसका विस्तार में चर्चा पूरा एक चैप्टर ही, इसका बुद्धि के मापन का पूरा चैप्टर ही है। बुद्धि का मापन का पूरा चैप्टर है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर से भी प्रश्न आते हैं, बुद्धि के मापन से भी प्रश्न आते हैं। तो बुद्धि के मापन पे चर्चा करते हैं। बुद्धि का मापन क्या है, वो थोड़ा सा खाली अब ब्रीफ में यहाँ बता देता हूँ। आज ब्रीफ में बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कहा कि जो है पहली जो लेबोरेटरी है, मनोविज्ञान की जो पहली लेबोरेटरी है, वह जर्मनी में लिप्जिंग में बनी। 1879 में। 1879 में किसने बनाया? तो विलियम वुंट ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो स्थापित हुई, इसी में, यहीं से जो है, इस प्रयोगशाला से बुद्धि पर भी जो है प्रयोग करना स्टार्ट हुआ था। यहां से 1879 से जो वुंट की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, वुंट ने जो प्रयोगशाला की स्थापना करी, वहां उसमें जो है बुद्धि पर काम करना शुरू किया गया, बुद्धि पर प्रयोग करना शुरू किया गया, और वहां से अनेक प्रकार के परीक्षण भी किए गए। वहीं से अनेक प्रकार के परीक्षणों का भी उदय हुआ। अनेक प्रकार के परीक्षणों का उदय हुआ वहीं से। यानी उसमें बहुत सारे परीक्षणों को जो है वहां पे उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट करके उसको आगे बढ़ाया गया। और यहीं से ये चर्चा करी गई कि बुद्धि का परीक्षण किस रूप में होना चाहिए। तो बुद्धि के परीक्षण को अलग अलग रूपों में जाना गया। ये भी हम समझते हैं बुद्धि का परीक्षण किस किस रूप में दिया गया। बुद्धि का परीक्षण जो है वो किस रूप में दिया गया, तो इसको जो है मेनली जो है इसको 3 रूपों में कहा गया। पहले को कहा गया शाब्दिक रूप, दूसरे को कहा गया अशाब्दिक यानी वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक कहा गया, अशाब्दिक कहा गया, तथा तीसरा कहा गया क्रियात्मक। शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक। ये 3 रूप जो है उसे बताए गए। अब शाब्दिक और अशाब्दिक को 2 रूपों में परीक्षण किया जाए, 2 रूपों में इसको जो है इसका आकलन किया गया, इसका टेस्ट बनाया गया कि ये इसको कैसे कहां कर सकते हैं। तो पहला जो है वो इंडिविजुअल रूप में, व्यक्तिगत रूप में। इस शाब्दिक को टेस्ट करने के लिए 2 रूप में बनाया गया, एक व्यक्तिगत रूप में और दूसरा सामूहिक रूप में। यानी शाब्दिक परीक्षण जो है वो शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत रूप में भी किया जा सकता है, और वो शाब्दिक परीक्षण ग्रुप में भी किया जा सकता है। तो उसको व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में, इसको भी जो है वो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में बनाया गया। अब इस पर जो है विस्तार में चर्चा होगी। इन दोनों, ये पूरा टेस्ट है, बुद्धि परीक्षण है, इस बुद्धि परीक्षण में पूरा विस्तार में चर्चा होगी अगले चैप्टर में। मतलब इसके बाद का एक लेक्चर होगा सिद्धांत, और सिद्धांतों के बाद जो है हम बुद्धि के मापन पर आएंगे। तो ये मैं बुद्धि का मापन अलग अलग तरीके से बताऊंगा। कल एक प्रश्न था कि सर बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, तो बुद्धि के मापन को हम शाब्दिक रूप में, अशाब्दिक रूप में और क्रियात्मक रूप में करते हैं। इसमें बहुत सारा टेस्ट होता है, उस बहुत सारे टेस्ट को अप्लाई करते हैं, और उसी में जो है वो उनकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु को डिसाइड करके हम उनका बुद्धि लब्धि निकालते हैं। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए जो है इन सब चीजों का, शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक रूपों का जो है वो जो टेस्ट है अलग अलग प्रकार के। अब ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट भी, ये जो व्यक्तिगत और सामूहिक है, या कुछ टेस्ट ऐसे बने हैं जो मैंने बताया हुआ था 3 से 13.5 जो बीने ने बनाया,
जो बीने ने बनाया 1905 में, वो 3 से 13.5 वर्ष के लिए बनाया। वही कुछ ऐसे टेस्ट है जो खाली मतलब वो छोटे बच्चों के लिए हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए हैं, जो खाली 2 साल के हैं। कुछ ऐसे टेस्ट है जो 5 वर्ष के लिए है, कुछ ऐसे टेस्ट है जो 10 वर्ष के लिए है, कुछ ऐसे टेस्ट है जो टीनेजर के लिए है। ऐसे अलग 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 टेस्ट है, और कुछ ऐसे टेस्ट है जो मतलब उसके बाद उम्र के भी है, बड़ी उम्रों के लिए भी है। तो ऐसे अलग अलग टेस्ट है, उन अलग अलग टेस्टों को इन रूपों में चर्चा किया गया, बताया गया है, और अलग अलग टेस्टों को समझाया गया है। और समझाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 1879 में विलियम उंट की जो है प्रयोगशाला से, विलियम उंट की प्रयोगशाला से वहां से प्रारंभ हुआ था। और प्रारंभ होने के बाद उस समय से 1879 से लेकर के आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए आज समय तक भी बुद्धि पर काम हो रहा है, बुद्धि पर काम हो रहा है, विस्तार में काम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मनोविज्ञान जो है इस मनोविज्ञान को टेस्ट को करने के लिए उन्होंने काम किया। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं यहाँ से। अब यहाँ समझेंगे बुद्धि लब्धि क्या है। अब यहाँ समझेंगे बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि को हमको समझना है। बुद्धि लब्धि को हमने कल समझा हुआ था थोड़ा सा, मैंने खाली एक प्रश्न को समझाया क्योंकि कल प्रश्न था उस पर, कल एक प्रश्न था बुद्धि लब्धि पर, तो उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मैंने खाली थोड़ा सा ब्रीफ में बताया हुआ था बुद्धि लब्धि, जंप कर लिया हुआ था बुद्धि लब्धि पर, क्योंकि उस प्रश्न का जवाब आपको चाहिए था। प्रश्न मैंने डाला हुआ था तो मुझे उसका थोड़ा समझाना था, इसलिए मैंने उसको बुद्धि लब्धि को बताया था। अब हम थोड़ा बुद्धि लब्धि को समझेंगे, बुद्धि लब्धि क्या है। थोड़ा ही नहीं समझेंगे बुद्धि लब्धि को, आज पूरा विस्तार में समझेंगे। हम बुद्धि लब्धि को थोड़ा ही नहीं समझेंगे, पूरा विस्तार में समझेंगे। बुद्धि हो गया, बुद्धि का प्रत्यय हो गया, बुद्धि के महत्व हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बुद्धि का मापन भी हमने ब्रीफ में बता दिया। अब यहाँ पे हम जरा चलते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि को समझते हैं। चलिए बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले सबसे पहले तो हम इसके इतिहास को समझ लेते हैं। बुद्धि लब्धि का इतिहास क्या है, बुद्धि लब्धि का इतिहास क्या है। तो बुद्धि लब्धि के इतिहास के बारे में मैंने सबसे पहले, इसके पहले मैंने बताया 1905 में विने जी ने, 1905 में विने जी ने जो है वो फ्रांस की सरकार ने जब अपील किया, तो फ्रांस की सरकार की अपील के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया, मतलब काम तो कर ही रहे थे, उस पर इन्होंने यह टेस्ट बनाना शुरू किया। तो 1905 में विने, 1905 में बीने जी और उनके मित्र बीने एवं उनके मित्र साइमन, बीने और साइमन ने मिलकर 1905 में बीने और साइमन ने मिलकर क्या किया, एक टेस्ट बनाया। बीने और साइमन ने मिलकर क्या किया, एक टेस्ट बनाया, एक बुद्धि को जांचने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए टेस्ट बनाया। वह टेस्ट किसकी अपील पर था, वह टेस्ट जो है वह फ्रांस की सरकार की अपील पर था। तो फ्रांस की सरकार पर अपील था, एक टेस्ट बनाया। वह टेस्ट जो था वह बुद्धि पर टेस्ट था। वह टेस्ट कहाँ, कितने बच्चों के लिए था, तो 3 वर्ष से 13.5 वर्ष के बच्चों के लिए, 13.5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उन्होंने यह बनाया। 3 वर्ष से 13.5 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने या बीने और उनके मित्र ने मिलकर के इस पर काम किया। काम करने के बाद उन्होंने एक टेस्ट बनाया। वो टेस्ट जो है 3 से 13.5 वर्ष के बच्चों पर अप्लाई किया गया। अब इसी को, यहाँ पे भी बहुत सारी कमियां थी, इस टेस्ट में बहुत सारी कमियां थी। इस टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे थोड़ा और जब आगे बढ़े, तो इसी में जो है वहां पे एक मानसिक आयु, यहाँ बहुत क्लियर नहीं था, इसमें मानसिक आयु को जोड़ा गया। तो बीने के शिष्य जो पीएचडी उनके अंडर में कर रहे थे, बीने के शिष्य जो उस टाइम पे पीएचडी कर रहे थे, उनका नाम था क्या, तो वह थे साइमन। वह मतलब साइमन थे, उनके मित्र भी थे, और वह उनके अंडर में जो है वह काम भी कर रहे थे। साइमन ने अपनी जो थेसिस थी उसका टॉपिक ही था क्या, वास्तविक आयु, मानसिक आयु उसका टॉपिक ही था। तो मानसिक आयु पर उन्होंने अध्ययन करने के बाद बहुत सारा लंबा उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो है उन्होंने मानसिक आयु की संकल्पना दी। बीने के शिष्य साइमन ने मानसिक आयु की संकल्पना दी, मानसिक आयु की संकल्पना दी। अब यह जो है यह कब दी, यह इसी समय में जब ये काम चल रहा था, उसी समय में जो है इनका जब पीएचडी पूरी हुई, उसी पीएचडी में यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि मानसिक आयु जैसा भी कुछ होता है, और उसी मानसिक आयु के आधार पे जो है हम आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इसी को जो है आगे जाकर के 1911 में, 1905 हो गया, 1911 में बीने साइमन परीक्षण को पुनः से जो है संशोधित किया गया। जो बीने साइमन का जो टेस्ट था, इसको पुनः संशोधित किया गया।
इसमें बहुत सारी आलोचनाएं आने लगी, तो आलोचनाएं आने लगी कि यह सभी बच्चों पर नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सारी बातें नहीं आ सकती हैं, वर्बल नॉन वर्बल नहीं आ सकता है, इसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है, तो ऐसे उसको जो है उसको सुधारा गया। तो बीने साइमन का जो परीक्षण था, बीने साइमन का परीक्षण, उसको सुधारा गया। उसको सुधारा गया। फिर आगे जाकर के अब ये थोड़ा कहीं कहीं जो है इसमें आपको देखिएगा, कहीं 1907 की बात होती है, कहीं 1905 की बात होती है, तो जो है आगे पीछे कुछ किताबों में कैसे दिखता है, कुछ किताबों में कैसे दिखता है, तो एग्जैक्टली ये 1905 है, 1911 है, ये आप समझ करके रखिएगा। अगर कहीं आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब आगे चलते हैं, इसको सुधारा गया। फिर उसके बाद 1911 में जो सुधारा गया, तो 1912 में सबसे पहली बार, 1912 में सबसे पहली बार आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया। सबसे पहली बार 1912 में आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंस यानी बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोशेंस बुद्धि लब्धि का जो है वो सबसे पहली बार 1912 में आईक्यू का प्रत्यय पहली बार दिया गया। अभी पहली बार जब दिया गया तो इसमें था क्या? तो इसमें था आईक्यू की जो संकल्पना थी, आईक्यू की संकल्पना कुछ इस तरह से, ध्यान करिएगा, आईक्यू की संकल्पना थी एम ए अपॉन सी ए, ये इसकी संकल्पना थी, यानी आईक्यू इज इक्वल टू क्या? तो एम ए मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज। आईक्यू की संकल्पना पहली बार इस तरह से दी गई कि जो है इसका आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बराबर मेंटल एज मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये उसका संकल्पना दी गई। बट इसके आगे जब जो है ये संकल्पना किसने दी? ये संकल्पना जो है स्टर्न और कुहलमन ने दी। ये संकल्पना देने का काम किसने किया? तो स्टर्न ने दिया। ये संकल्पना पहली बार किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। कल इस पर चर्चा हो रही थी, किसने दिया? तो पहली बार इसको स्टर्न ने दिया। और स्टर्न ने दिया, उनके साथ में जुड़े हुए थे जो कोहलमन इनके साथ में जुड़े थे। स्टर्न ने दिया, इनके साथ में जुड़ करके कोहलमन इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहे थे। तो कोहलमन और स्टर्न ने यह परिभाषा, यह जो है आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। आईक्यू बराबर क्या? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। बट इसी को थोड़ा और सुधारा गया, तो और सुधारा गया क्या? तो और सुधारने पर 1916 में, कब? 1916 में जो है वो टर्मन ने, यहां पर स्टर्न ने, ध्यान करिएगा, प्रश्न आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे स्टर्न ने पहली बार दिया हुआ है, जब 1916 में इसी को रिवाइज किया गया। किसको? आईक्यू को रिवाइज किया गया। तो रिवाइज करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई 100 जोड़ दिया गया। तो जब रिवाइज किया गया 1916 में, तो उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि इसको टर्मन ने 1916 में टर्मन ने बताया कि आईक्यू बराबर एम ए मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन सी ए, ये वाली संकल्पना दी रिवाइज करके। टर्मन ने इसको रिवाइज किया, सुधारा। टर्मन ने 1916 में सुधारा। ये क्या था? यह सुधारात्मक था। चलिए मैं इसको हटा करके यहां पे लिख देता हूं, ने स्टर्न के आईक्यू के फॉर्मूले को सुधारा और दिया क्या? कि आईक्यू बराबर मेंटल एज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज सी ए। अब ये उन्होंने ये संकल्पना दी कि जो है 1916 में टर्मन ने क्या किया? टर्मन ने वो जो स्टर्न ने जो परिभाषा दी थी पहली बार, कल प्रश्न था कि स्टर्न आता कहीं सर मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले बीने ने दिया था। सर मैंने एक बुक में पढ़ा है, बीने ने पहले यहाँ पे इन्होंने काम किया बट जिसको इलोबरेट करने का काम है। और वो बीने अभी कहीं और ऐसा नहीं हो सकता है, आप पुस्तक को जरा ध्यान से पढ़िएगा, उस पुस्तक में ऐसा ही दिया हुआ कि सबसे पहली बार जो है वो कॉन्सेप्ट देने का काम स्टर्न ने किया है। बीने ने खाली बुद्धि परीक्षण का काम करने का काम किया है। बुद्धि परीक्षण का काम वो उन्होंने खाली इतना ही बुद्धि का काम दिया हुआ है, इतना ही बनाया हुआ है। जबकि उसको इलोबरेट करने का काम, जो फॉर्मूला है उस, आप मानसिक आयु की बात करें, मानसिक आयु में किसने है? मानसिक आयु के साथ में कौन है? जरा देखिए, श्रेणीदान। अगर आप मानसिक आयु की बात कर रहे हैं तो मानसिक आयु में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। कॉन्सेप्ट को।
यहाँ इस चीज को जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपके कॉन्सेप्ट को सुधारता हूं और उसी पे मैं जोड़ता हूं। ये वाली लाइन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये वाली लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, बीने के शिष्य साइमन ने मानसिक आयु की संकल्पना दी। बीने के शिष्य साइमन ने मानसिक आयु की संकल्पना दी। कौन, किसके शिष्य थे साइमन? साइमन किसके शिष्य थे? तो बीने के। अब बीने, साइमन क्या कर रहे थे, बीने के अंडर में पीएचडी कर रहे थे। तो जब पीएचडी कर रहे थे मार्गदर्शन किसका था? तो बीने का था। तो बीने का यह जो साइमन जो संकल्पना है, संकल्पना किसकी है? संकल्पना किसकी है, मतलब साइमन वो पीएचडी कौन कर रहा था, ये कर रहे थे, बट नाम इनका भी जोड़ा जाएगा, नाम बीने का भी जोड़ा जाएगा। इसलिए कहीं अगर आपको बीने समझ में आ रहा है, किसी ने बीने कहा है, तो बीने वो उनको उन्होंने बताया हुआ, उन्होंने गाइड किया हुआ, इसलिए बीने का नाम आ रहा है। जबकि एक्चुअल में काम किसने किया हुआ है? एक्चुअली काम साइमन ने किया हुआ है। एक्चुअल में काम जो है वो साइमन ने किया। जैसे कोई भी पीएचडी करता है, मैं आपको यहाँ बता दूं, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझा दूं। अगर कोई भी पीएचडी करता है, तो पीएचडी का जो शोध होता है, करने वाला मुख्य होता है, कराने वाला गौण होता है, कराने वाला जो नहीं करा रहा है, जो गाइड कर रहा है वो गौण होता है, जबकि नाम उसका भी साथ में जोड़ा जाता है। इसलिए मानसिक आयु की संकल्पना को अगर किसी ने और कहा होगा बीने के लिए, तो हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं, बट उसका प्रमुख जो ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, और ज्यादा क्रेडिट किसको जाएगा, और ज्यादा क्रेडिट साइमन को जाएगा। समझ गए आप? अगर दोनों प्रश्न साथ में आए, तो आपको खाली साइमन पर जवाब देना है, अगर दोनों प्रश्न बी ने आया कि साइमन आया, तो साइमन पर जवाब देना है। और साइमन पर जवाब देने के लिए आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप उसको चैलेंज करिएगा कि जो एक्चुअल में जो थीसिस लिखने का काम, जो थीसिस करने का काम था, वो थीसिस करने का काम साइमन ने किया था, साइमन की संकल्पना थी। यहाँ बीने ने उनको गाइड किया हुआ था, तो बीने का काम, बीने के साथ में मिलकर के काम किया हुआ था, इसलिए बीने का नाम आता है। बीने यहाँ पे गौण है, साइमन यहाँ पे प्रमुख है, मुख्य है। समझ गए? समझ में आ गया आपको? मैं इसीलिए मैंने आपको ये पूरी चीजें बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ, ताकि आपको ये समझा दूं और समझ करके आप इसको आगे जाकर के अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता तो आप उसको बता सकें। लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि यह साइमन जो है, साइमन उनके शिष्य हैं, तो उनकी मेन जो थीसिस है वो साइमन की होगी, बट गाइड करने का काम बीने ने किया हुआ था। इसलिए बीने और साइमन दोनों का नाम अगर आता है कहीं, अगर साइमन नहीं होगा, खाली बीने होगा, तो आप बीने कहेंगे। मतलब अगर कहीं साइमन नहीं होगा, बीने होगा, तो आप बीने कहेंगे। अगर वहां पे साइमन है, बीने नहीं है, तो आप साइमन नाम आएगा। बीने और साइमन दोनों है, तो आप साइमन का नाम लेंगे, ये ध्यान करिएगा। चलिए यहां तक हो गया। 1911 में बीने साइमन ने परीक्षण में अंकों में सुधारा, और 1912 में आईक्यू की पहली प्रत्यय स्टर्न ने दी। अब उसके बाद टर्मन की भी कल प्रश्न आया था, टर्मन पर भी प्रश्न आया था कि टर्मन ने मैंने कल कहा था टर्मन ने, तो टर्मन का मैंने क्या कहा हुआ था, टर्मन मैंने ये कल नहीं चर्चा करी हुई थी। आईक्यू एमए अपॉन सीए मैंने ये चर्चा नहीं करी हुई थी, मैंने कल इतना ही बताया हुआ था, आईक्यू एमए मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सीए मैंने ये बताया था। ये संकल्पना किसने दी है? स्टर्न ने दी है। ये संकल्पना किसने दी है? तो टर्मन ने दी हुई है, ये टर्मन ने दिया हुआ है। और स्टर्न ने ये वाली संकल्पना दी हुई है, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला है और ये दूसरा है। पहला वाला स्टर्न ने दिया हुआ है, और दूसरा जो रिवाइज हुआ है जिसमें 100 जोड़ा हुआ है, वो टर्मन ने दिया हुआ है। इसको आप नोट करिएगा, इनमें कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि आगे जब प्रश्न आएगा तो वहां पे कंफ्यूज होगी, क्योंकि टर्मन बीने साइमन ये सब एक जैसे ही नाम दिखते हैं, ये सब एक जैसे। अब बीने, टर्मन, साइमन, स्टर्न एक जैसे नाम, स्टर्न है कि टर्मन है, सब एक जैसे नाम दिखते हैं। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको लिख लीजिएगा अलग अलग रूपों में लिख लीजिएगा, उसका लॉजिक भी लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। चलिए यहां तक हो गया। अब मैं इसको उठाता हूं, आईक्यू को उठाता हूं, आईक्यू को समझता हूं। चलिए यहां तक हो गया, तो मैं अब ऊपर आता हूं, अब आईक्यू के लेकर के। अब आईक्यू को समझ आ गया कि आईक्यू पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ। अब मैं आईक्यू को समझता हूं, आईक्यू के आधार पे कैसे कैसे नामों की चर्चा करी जाती है, आईक्यू के आधार पे कैसे कैसे बोला जाता है, कैसे कैसे कहा जाता है। चलिए तो समझते हैं आईक्यू को समझते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला मैंने बताया क्या, टर्मन के अनुसार आईक्यू का फॉर्मूला क्या था? टर्मन के अनुसार आईक्यू क्या है? आईक्यू बराबर एमए अपॉन सीए मल्टीप्लाई बाई 100, एमए अपॉन सीए मल्टीप्लाई बाई 100। एमए क्या है यहाँ पे? मानसिक आयु है। सीए क्या है? वह क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु है। यह इसकी वास्तविक आयु है, यह इसकी मानसिक आयु है। तो मानसिक आयु जो होगी, मानसिक आयु कैसे निकाली जाएगी? आपका कल इसका भी प्रश्न था कि मानसिक आयु कैसे निकाली जाएगी। तो मानसिक आयु टेस्ट के आधार पर निकाली जाएगी। पहले टेस्ट अप्लाई किया जाएगा बच्चे के ऊपर,
बच्चे के ऊपर पहले कोई टेस्ट होगा, वो टेस्ट अप्लाई किया जाएगा, या कोई टेस्ट है, इस टेस्ट को बच्चे को कहा जाएगा, यहाँ बच्चा होगा, यहाँ बच्चा होगा, स्टॉप वॉच के जरिए बच्चे को कहा जाएगा कि अप्लाई करो इसमें, इसको देखो, इसको पढ़ो, इसको करो। करने के बाद बच्चे का जो है वह पहले टर्म में, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में ये सारा आ जाएगा, तो इसकी काउंटिंग होगी, काउंटिंग करने के बाद इसका फॉर्मूला होता है, सभी टेस्ट का अपना अलग अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले के आधार पे जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को मतलब जितनी बार में किया रहेगा, 5 बार में किया रहेगा, 6 बार में किया रहेगा, अब इस 6 बार को टेबल में जाकर के पढ़ते हैं, उसका टेबल होता है, उस टेबल में जाकर के पढ़ते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब यहाँ पे उम्र दी होती है कि 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा। यहाँ पे एक बार एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, 5 अटेम्प्ट में दिया रहता है। अब यहाँ पे उम्र दी हुई थी, इस साइड में उम्र दिया रहता है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का है। अगर कोई 2 वर्ष का बच्चा कर रहा है तो उसकी जो वास्तविक आयु क्या होगी, वास्तविक आयु यहाँ पे दिया जाएगा। वो 3 साल का बच्चा कर रहा है तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी, 4 साल का बच्चा कर रहा है तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी, 5 साल का बच्चा अगर कर रहा है तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। तो आपको इसमें जाकर के उसकी उम्र में, यहाँ से उसका अटेम्प्ट देखा जाएगा, यहाँ पे उसकी उम्र देखी जाएगी, इसके आधार पे आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि उसकी वास्तविक आयु और जो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो मानसिक आयु आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, मानसिक आयु को आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, और इसी के आधार पे जो है आप फिर यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। अक्सर एग्जाम में ये पूछता नहीं है, अक्सर एग्जाम में बस यही इतना ही पूछता है, वो दे देता है कि मानसिक आयु बच्चे कितनी है और वास्तविक आयु बच्चे कितनी है, तो उसका आईक्यू क्या होगा, ये प्रश्न पूछता है। बट कहीं कहीं और भी अलग अलग तरीके से पूछते हैं प्रश्न। चलिए हम ये समझते हैं, कहीं कहीं इस तरह से प्रश्न पूछता है, कहीं कहीं इस तरह से प्रश्न पूछता है, वो चर्चा करते हैं हम आपको। मानसिक आयु, वास्तविक आयु, ये सब जान लिया। टर्मन के अनुसार, स्टर्न के अनुसार जो है वो समझ लिया। स्टर्न के अनुसार क्या था, यहाँ पे स्टर्न को भी लिख लेते हैं। स्टर्न के अनुसार क्या था, तो IQ बराबर MA अपॉन CA, बस इतना ही था। अब स्टर्न ने ये दिया, अब इसमें IQ को अलग अलग रूपों में जो है जानना है। अगर IQ अगर MA, मान लीजिए यहाँ पे कई सारे पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंटों को भी चर्चा कर लीजिए। माना अगर बच्चे का MA और CA दोनों बराबर है, अगर MA और CA दोनों बराबर है, यानी ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ये 4 है, अगर ये 4 है और ये भी 4 है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो IQ कितना आएगा, IQ हमेशा क्या आएगा, IQ इज इक्वल टू 100, हमेशा याद रखिएगा। अगर दोनों समान है, MA और CA दोनों समान है, तो IQ हमेशा क्या होगा, IQ हमेशा 100 होगा, और 100 को ही औसत माना जाता है, 100 को ही औसत माना जाता है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। 100 औसत माना जाता है कि वह व्यक्ति बिल्कुल औसत का है, 100 वाला। अब यह वही मिड लाइन वाला होता है, वही मिड लाइन का कहा जाता है, उसी को मिड लाइन पे है, वो इधर भी और इधर भी, उसको मिड लाइन कहते हैं। 100 वाला, 100 IQ को मिड लाइन कहते हैं। चलिए इतना हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरी पॉइंट समझते हैं कि माना बच्चे का MA जो है, बच्चे का MA जो है वह ज्यादा है CA से। बच्चे का MA अगर ज्यादा है CA से, मतलब क्या, अब यहीं पे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 100 है। अब क्या समझ सकते हैं, कि IQ क्या होगा, IQ कम होगा या ज्यादा होगा, तो IQ क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, तो IQ क्या होगा, IQ 100 से ज्यादा होगा। MA और CA, MA अगर ज्यादा है CA से, यानी क्रोनोलॉजिकल एज से मेंटल एज ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हमेशा इसके बाद जो यहाँ IQ आएगा, वो IQ आएगा 100 से ज्यादा, यानी 100 से क्या होगा, 100 से ज्यादा होगा। IQ 100 से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखिए भैया, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर मेंटल एज ज्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो IQ 100 से हमेशा ज्यादा होगी, ये ध्यान रखिएगा कि उसकी IQ जो है 100 से अधिक होगी। वहीं चलिए दूसरी बात करते हैं, तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर MA जो है वह कम है, अगर MA कम है CA से, अगर MA CA से कम है, CA ज्यादा और MA कम है, तो क्या होगा, IQ 100 से लेस देन होगा,
यानी वो हमेशा क्या होगा, आईक्यू 100 से कम होगा। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पूछा जाए, अगर कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि आईक्यू 100 कब होगा, आईक्यू 100 कब होगा, तो ये कहिएगा कि जब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों समान हो। जब दोनों समान हो तो आईक्यू क्या होगा, 100 होगा। वहीं आईक्यू ज्यादा कब होगा 100 से, तो आईक्यू ज्यादा जब होगा, मेंटल एज बच्चे की जब ज्यादा होगी और क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की कम होगी, तो आईक्यू 100 से ज्यादा होगा। वहीं जो है अगर 100 से कम कब हो रही है, तो 100 से कम होने के लिए क्या होगा, 100 से कम होने के लिए उसकी मेंटल एज कम होगी, क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होगी। क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होगी तो उसका आईक्यू कम आएगा, उसका आईक्यू कम आएगा। तो ये याद रखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया, एक एग्जांपल यहाँ पे बताया, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको बताता हूँ, मैं यहीं पे दे देता हूँ कि मान लीजिए जो है यहाँ पे मेंटल एज, जो मेंटल एज 2 है और यहाँ पे इसकी क्रोनोलॉजिकल एज 6 है, और जब हम इसका निकालेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, आईक्यू लेस देन होगा, 100 से कम होगा, 100 से कम होगा, क्योंकि इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो ज्यादा है, क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा है और मेंटल एज कम है, तो इसलिए यह ज्यादा होगा। तो ये 3 पॉइंट जो आप याद रखी रहिएगा कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज अगर दोनों समान है तो जो आईक्यू है वो 100 होगा। मेंटल एज अगर ज्यादा है, क्रोनोलॉजिकल एज कम है, तो आईक्यू जो है वो 100 से ज्यादा होगा। वहीं मेंटल एज कम है, क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा है, तो आईक्यू क्या होगा, आईक्यू 100 से कम होगा। आईक्यू 100 से कम होगा क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा है, क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पे ज्यादा है, ये कम है, इसलिए जो है वो आईक्यू 100 से कम आएगा। तो ये 3 पॉइंट जो है वो ध्यान रखे रहिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बुद्धि का मैंने आपको सिद्धांत भी बता, मतलब ये भी बता दिया बुद्धि लब्धि का। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग ग्रुपों में इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया तो हम आगे बढ़े। यहाँ से कोई अगर कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कंफ्यूजन ना हो तो हम आगे बढ़े। चलिए, ये आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला। चलिए समझते हैं आगे। अब हम जो है कुछ इसके अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन है, कब किसको क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन उसको समझ लेते हैं किसको क्या कहते हैं। एक टेबल में देख लेते हैं, एक टेबल में इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। टेबल में क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक तरफ लिख लेते हैं नंबर, एक तरफ लिख लेते हैं नंबर, दूसरी तरफ लिख लेते हैं क्या, मतलब वो बच्चे, बच्चे, और तीसरी तरफ लिख लेते हैं उसका आईक्यू। चलिए यहीं लिख लेते हैं, इतने में आईक्यू। तो यहाँ पे हो गया नंबर, ये हो गया नंबर, और यहाँ पे हो गया बच्चे, और यहाँ पे हो गया आईक्यू। चलिए आईक्यू देखते हैं। अब आईक्यू की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा जीनियस है, जीनियस किसको कहेंगे, जीनियस, जीनियस, जीनियस मतलब क्या, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली कब होगा, तो प्रतिभाशाली का जो आईक्यू होगा वह क्या होगा, हमेशा 140 से ऊपर होगा, 140 से ऊपर होगा। अब 140 से ऊपर होगा तो यहाँ पे हमेशा हमेशा क्या होगा, इसका मेंटल एज ज्यादा होगा, मेंटल एज ज्यादा होगा, क्रोनोलॉजिकल एज इसकी कम होगी, क्रोनोलॉजिकल एज कम होगी। अब उस क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा वो काम कर रहा है, क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा वो बच्चा जो है वो अपना बुद्धि उसके पास है, उसके पास अपनी बुद्धि है, इसलिए वो क्या है, वो जीनियस है। अपनी उम्र से ज्यादा उसके पास क्षमता है, उसकी उम्र से ज्यादा उसके पास क्षमता है, तो इसलिए वो क्या है, उसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट की चर्चा करते हैं, दूसरी पॉइंट पर बात करते हैं। तो दूसरी पॉइंट में जो है वो कहा जा रहा है वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर किसको कहेंगे, यानी अति श्रेष्ठ। अति श्रेष्ठ किसको कहेंगे, तो अति श्रेष्ठ वाले बच्चों का जो आईक्यू होता है वह 130 से 139 के बीच में होता है, 130 से 139 के बीच में होता है, उसे कहते हैं अति श्रेष्ठ। वहीं जो तीसरी वाली बात कर लेते हैं, तीसरी वाली में कहते हैं, तो तीसरी वाली किसको कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, सुपीरियर, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ये सब जो है अभी 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, इसलिए ये सुपीरियर है। तो सुपीरियर को कहेंगे 120 से लेकर के 130 तक, 120 से लेकर के 130 या 129 मान लीजिए, तो 30 वहां पहुंच गया, इसको 129, 120 से लेकर के 129 तक, 129 आईक्यू वाला। वहीं वहीं हम बात करते हैं अब सामान्य से ऊपर, जो चौथा है उसको कहते हैं सामान्य से ऊपर, यानी एबव एवरेज, एबव एवरेज यानी एवरेज से ऊपर है, सामान्य से ऊपर, सामान्य से ऊपर। अब एवरेज, एबव एवरेज किसको कहेंगे, तो एबव एवरेज जो है वह 110 से 119 की कहेंगे,
110 से 119 का आईक्यू। वहीं एवरेज किसको कहेंगे? एवरेज या पांचवा एवरेज। एवरेज किसको कहेंगे? जो सामान्य है या औसत है, सामान्य है या औसत है, इसको क्या कहेंगे? तो यह जो है कैसा आएगा? यह 99 से 109, कितना आएगा? 99 से 109, इसको कहते हैं औसत। 99 से 109 यानी 99 से 109 यानी 100 से वो स्टार्ट हो जाता है, 100 से वो सामान्य हो जाता है, तो 99 से 109 को कहते हैं क्या? एवरेज। वहीं अगर 100 भी कहीं दिखे, 100 अगर समझे तो क्या समझेंगे? क्या बच्चा जो है औसत है, 100 आईक्यू का है तो वह औसत है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग, जो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, वह अक्सर 100 के ही होते हैं, उनका आईक्यू 100 ही होता है, वो मेजोरिटी होते हैं। उसको मैं एक कर्व में आपको समझाऊंगा अभी आगे, आगे मैं एक कर्व में आपको समझाऊंगा। छठवां चलते हैं, छठवीं बात करते हैं। अब यहाँ से नीचे आते हैं। अब ये नीचे आ रहा है, 100 से नीचे आ रहा है, 100 से नीचे आ रहा है, यानी मैंने कहा था कि 100 से नीचे होगा या 100 से ऊपर होगा, 100 से नीचे होगा या 100 से ऊपर होगा। यहाँ से जो था ये सब ऊपर था, अब इसके नीचे क्या आ रहा है? 100 से नीचे। यहाँ औसत था, यह बॉर्डर लाइन था, यह बॉर्डर लाइन था, इसके ऊपर और इसके नीचे। इसके ऊपर जाएंगे तो सारे आईक्यू के ऊपर के होंगे, और इसके जाएंगे तो आईक्यू के नीचे के होंगे। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा आगे। सातवें पे आते हैं। सातवां कहते हैं इसको बिलो एवरेज। यहाँ पे एवरेज था, यहाँ पे बिलो एवरेज लेते हैं। बिलो एवरेज, बिलो एवरेज किसको कहते हैं? तो बिलो एवरेज जो है वो 80 से लेकर के 89 तक होता है। नहीं, 90 से लेकर के 99 हो गया, हाँ 80 से 89, 80 से 89, ये यहाँ पे है 90, ये 90 से 109 है, इसको कहते हैं 90 से 109। 90 से 109, 80 से लेकर के 89, मैं इसकी चर्चा करूंगा अभी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सातवां लेते हैं। सातवें को कहते हैं क्या? कहते हैं बिलो एवरेज हो गया। यहाँ पे बॉर्डर लाइन, इसको कहते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं क्या? बॉर्डर लाइन में हम अपने यहाँ क्या कहते हैं? अपने शब्दों में कहते हैं क्या? अपने शब्दों में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? बताइए जरा। सही कह रहे थे, कहिए। हाँ बराबर, उसको क्या कहते हैं? बेंच मार्क, उसको कहते हैं बेंच मार्क, उसको कहते हैं बेंच मार्क। जो बॉर्डर लाइन का होता है उसको कहते हैं बेंच मार्क। यानी बॉर्डर लाइन का क्या होगा? तो बॉर्डर लाइन का जो बच्चा होगा उसे कहेंगे 70 से लेकर के 79 तक। 70 से लेकर के 79 तक का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं बॉर्डर लाइन या बेंच मार्क, उसका दूसरा नाम होता है बेंच मार्क। वही आठवां, आठवां क्या कहेंगे? आठवें को यानी अब इसके नीचे आ रहे हैं, बॉर्डर लाइन के नीचे, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, जिनको की ट्रेनिंग, उसको कहते हैं एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टेडेबल। एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टेडेबल, वैसे बच्चे जो उसके नीचे आते हैं। अब आते हैं तो जो है, जो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि या मोरान, इसको कहते हैं मोरान, मोरान या मंद बुद्धि। मंद बुद्धि को क्या कहते हैं? यहाँ इनका जो आईक्यू होता है वो होता है, इनका आईक्यू होता है 50 से 69, 50 से 69, 69, 50 से 69। वहीं पे आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे में जो एकदम अल्प मंद बुद्धि के होते हैं, अल्प मंद बुद्धि को कहते हैं अल्प मंद बुद्धि को कहते हैं इम्बेसाइल। इम्बेसाइल को कहते हैं अल्प मंद बुद्धि, अल्प मंद बुद्धि। अब इनका आईक्यू कितना होता है? इनका आईक्यू होता है वो 23 से लेकर के 49 तक, 23 से लेकर के 49 तक इनका आईक्यू होता है। वही सबसे कम जो बच्चा जो होता है वो होते हैं जड़ बुद्धि वाले, इडियट, जड़ बुद्धि। इनका जो आईक्यू होता है वो होता है 0 से लेकर के 24 तक, 0 से लेकर के 24 तक। तो इस तरह से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये श्रेष्ठ जो है वो सबसे टॉप लेवल में आते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे लोग जो है औसत कैटेगरी में आते हैं यहाँ तक, और ये जो है इतने बिल्कुल मंद बुद्धि के आते हैं। तो इस तरह से जो है हम उनके जो है एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं। एजुकेशन की व्यवस्था हम इसी तरह से करते हैं। इसको एक कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम ए कैटेगरी में रखते हैं, इसको बी कैटेगरी में रखते हैं, इसको सी कैटेगरी में रखते हैं। तो सी कैटेगरी आईक्यू के आधार पे इतनी कैटेगरी रखी जाती है। अब इसी में जो है हम आपको, अगर आपने इतना समझ लिया हुआ है तो हम इसी पे आगे चलते हैं। एक आपको कर्व के जरिए समझाते हैं, वह कर्व भी आता है, उस कर्व के आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मैं कर्व समझाता हूँ। इतना आपने समझ लिया आईक्यू को समझ लिया, तो हम आगे चलते हैं। अगर आपने आईक्यू अलग अलग प्रकार में किस तरह से होता है, यानी जीनियस प्रतिभाशाली 140 से ऊपर, वेरी सुपीरियर अतिश्रेष्ठ 130 से 139,
सुपीरियर जो है श्रेष्ठ वो 120 से लेकर के 129 तक का आईक्यू होता है। एवब एवरेज जो है वो सामान्य से ऊपर 110 से 119 तक। जो एवरेज होता है वो 90 से लेकर के 109 तक होता है। जो बिलो एवरेज का होता है उसको कहते हैं 80 से लेकर के 89 तक। जो बॉर्डर लाइन का होता है उसे 70 से लेकर के 79 तक कहते हैं। मोरन यानी मंद बुद्धि 50 से लेकर के 69 तक। इम्बिसाइल अल्प बुद्धि वाला बच्चा जो होता है उसे कहते हैं, उसमें उसका आईक्यू होता है 23 से लेकर के 49 तक। जो इडियट वाले बच्चे होते हैं, मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल कम आईक्यू के होते हैं, उन्हें कहते हैं 0 से लेकर के 24 तक। वो 0 से 24 उनका आईक्यू आता है। अब आईक्यू जो है उनके उसी आधार पे, उनके जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु के आधार पे ये सब आईक्यू वो डिसाइड होता है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं कर्व के जरिए और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं कर्व के जरिए, क्योंकि वो कर्व भी प्रश्न पूछा जाता है कर्व के आधार पे। कर्व के आधार पे भी प्रश्न पूछा जाता है, कर्व को समझ लेते हैं। कर्व के आधार पे प्रश्न पूछा जाता है तो कर्व को समझ लेते हैं। कर्व क्या है, कर्व कैसा कह रहा है। चलिए एक कर्व बनाते हैं, उस कर्व पे समझ लेते हैं। एक कर्व बनाते हैं, उस कर्व पे समझ लेते हैं। चलिए कर्व बनाते हैं, कर्व की चर्चा करते हैं। कर्व की चर्चा करते हैं। कर्व, चलिए एक जो है पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। बड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कर्व बनाता हूं, कर्व पर चर्चा करेंगे। हाँ, कर्व को मैं ब्लैक पेन से लेता हूं। चलिए एक यहाँ लाइन खींचता हूं। ये हो गया, ये लाइन हो गई। अब इसके बाद सीधी जा रही, टेढ़ी जा रही, कहां जा रही है, चलो जो भी जा रही है। अब यहां से एक सीधी रेखा लेते हैं, एक सीधी रेखा लेते हैं। ये यहाँ पे हो गया। अब यहां से हम शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से लेके जाते हैं। ये कर्व ये आई, चलिए ये बन गई। हाँ, अभी और अच्छा हो गया। ये हो गया। अभी हमारा बन गया कर्व, कर्व बन गया। अब इस कर्व पे समझते हैं, इस कर्व पे समझते हैं। जो ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन ही क्या कहलाती है, ये 100 कहलाती है। ये मिड लाइन 100 कहलाती है। मिड लाइन, ये मिड लाइन ही 100 होती है, जो जो कि 100 आता है जब भी जो एम ए अपॉन सी जब होता है, एम ए इज इक्वल टू सी होता है, तो होता है क्या, वो 100 होता है। अब इसी 100 के आधार पे मैंने आपको पीछे बताया था जो औसत के होते हैं वो औसत के थोड़े से यहाँ से और थोड़े से यहाँ से दोनों के लेते हैं। औसत के थोड़े यहाँ भी होते हैं और थोड़े यहाँ भी होते हैं, इसीलिए इनको औसत। देखो यहाँ पे ये कर्व है, थोड़े इधर है और थोड़े इधर भी, थोड़े इधर और थोड़े इधर, दोनों में। दोनों मैंने बताया था पीछे, पीछे आपको बताया था क्या, तो यहाँ पे एक था 100, यहाँ पे 90 से लेकर के 109 तक, यानी 90 से लेकर के 109 तक। ये जो एरिया है 90 से 109 तक की एरिया, इसी को कहते हैं क्या, औसत। यानी थोड़ा इधर भी है और थोड़ा इधर भी है, इसीलिए इसको 109 कहते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ, पीछे वाला जो मैंने आपको बताया था उसके आधार में समझा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने आपको लाइन बताई, इस लाइन को जो है इसमें, यहाँ पे मैंने बताया ये क्या है, मिड लाइन है, ये 100 है, 100 है, ये 100 आईक्यू है, ये 100 आईक्यू है। इस 100 आईक्यू के बाद, इस 100 आईक्यू के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 15 नंबर का जो है हम इसमें गैप लेंगे, 15 नंबर का गैप लेंगे। तो एक जो है, एक 15 का गैप यहाँ हो गया, एक 15 का गैप यहाँ पे हो गया, दूसरा 15 का गैप जो है वो यहाँ पे हो गया, तीसरा 15 का गैप जो है वो यहाँ पे हो गया। ऐसे ही एक 15 का गैप यहाँ पे हो गया, एक 15 का गैप यहाँ पे हो गया, एक 15 का गैप यहाँ पे हो गया। चलिए अब ये वाला गैप जो है ये तो हो गया हमारा क्या, मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, या मैं इसको ऐसे से लेता हूं। ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन है, इस पे आकर के बच्चा 100 आईक्यू आता है इसका। 100 आईक्यू होता है जब जब क्या है, जब इसका ये वाला और ये वाला दोनों समान है, यानी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों समान है, तो 100 आता है। अब 100 आता है, इसको ये कुछ कुछ बच्चे इधर होते हैं, कुछ बच्चे 100 से नीचे होते हैं, कुछ बच्चे 100 से ऊपर होते हैं, कुछ बच्चे 100 से नीचे होते हैं, कुछ बच्चे 100 से ऊपर होते हैं। 100 से जो नीचे होते हैं, जब 100 से नीचे कब आएगा, 100 इस साइड में कर्व कैसे आएगा, इस साइड में कर्व कब आएगा कि जब, मतलब कब होगा, कब, जब ये क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होगी। जब क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होगी, मेंटल एज कम होगी, तो बच्चा इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, यानी उसका नंबर कम आएगा, उसका रेशियो कम आएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। ये इस लाइन में कब आएगा, इस लाइन में आएगा, यानी पहले चलिए उसको बताने से पहले मैं इसको ये लिख लेता हूं। 15 कम करेंगे या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85। यहां से 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। ये आईक्यू है, ये भी आईक्यू है। अब यहां कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55।
IQ 15-15 कम कर लेते हैं। अब इधर चलते हैं, इधर चलते हैं तो कितना, अभी ऐसे ही 15 कम करते चले जाएंगे, इधर भी 15 कम करते बढ़ाते चले जाएंगे, इधर इधर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115, 115 IQ। अब ये कितना हो जाएगा, 130 IQ, 130 IQ। अब इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 145 IQ। मैंने बताया था ना पीछे आपको, आपने आपके टेबल में देखा होगा आपने कि 140 से ऊपर या 140 से ऊपर हो गए, 140 से ऊपर हो गए, ये क्या हो गए 129, 130 से ऊपर हो गए, ये क्या हो गए 115 से ऊपर हो गए, ये क्या हो गए ये 100 से ऊपर हो गए। तो ये जो है अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है। चलिए अब हम इनको कैटेगरी को हम मिला लेते हैं, यहाँ से मिला लेते हैं, मिलाने के बाद फिर समझेंगे। इसको मिला लेते हैं, यहाँ से लेंगे मिला लेंगे इनको, ये यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया और ये वाला यहाँ मिल गया। चलिए अब इसको मिला लेते हैं, ये भी, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, मिल गया। चलिए अब इस तरह से हमारा कर बन गया। अब इस तरह से कर बन गया, अब हम इसको समझ लेते हैं, इसको समझेंगे कि कौन कहाँ पे आता है। मैंने बताया हुआ था कि अगर इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा तो IQ कम होगा, इस साइड में जाएगा तो IQ कम ज्यादा होगा, इस साइड में आएगा कम होगा तो 85 होगा, 70 होगा, 50 होगा। कब होगा, मैंने पीछे बताया हुआ था, बताया हुआ था कि जब जब जो है यह मेंटल एज, मेंटल एज, मेंटल एज, ये मेंटल एज जब कम होगी, यानी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ज्यादा है, क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा है और मेंटल एज कम है, IQ हमेशा क्या होगा, कर्व के इस साइड में आएगा, कर्व के इस साइड में आएगा, यानी ये कम की कैटेगरी में आएगा। यही जब मेंटल एज ज्यादा हो जाएगी और क्रोनोलॉजिकल एज कम हो जाएगी तो क्या होगा, यह एवरेज जो है इधर बढ़ने लगेगा, इस साइड में बढ़ने लगेगा। चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया, ये समझ लिया। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसके गैप गैप में मैंने ये बना लिया। अब हम समझते हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने कितने प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ये वाला एरिया है, जो ए वाला एरिया सबसे कम, ये सबसे कम होते हैं, यानी सबसे कम जो हमने निम्न बुद्धि का बताया, सबसे निम्न बुद्धि का, निम्न बुद्धि का मैंने क्या बताया था, तो 0 से लेकर के 29, 0 से लेकर के 29 IQ वाले बच्चे, 0 से लेकर के 29 IQ वाले बच्चे बहुत कम पाए जाते हैं। तो उनका रेशियो कितना होता है, जो 0 से 29 वाले बच्चे होते हैं उनका रेशियो कितना होता है, उनका रेशियो होता है 0.5%, उनका रेशियो होता है 0.5%। यानी जो सबसे मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो सबसे कम होते हैं, 0.5% होते हैं। वहीं जो सबसे हायर यानी 140 से लेकर के एवं, 140 से लेकर के एवं जो होते हैं, जो जिसको कहते हैं सुपीरियर जीनियस, जीनियस भी बहुत कम दिखते हैं, जीनियस भी बहुत कम दिखते हैं, वो भी होते हैं क्या 0.5%, 0.5%। ये दोनों जो है उतने ही दिखते हैं, ये मंद बुद्धि वाले बच्चे कम दिखते हैं और जो है बिल्कुल बिल्कुल जो सुपीरियर होते हैं वो भी कम दिखते हैं। मैंने टेबल आपको पहले दे दिया हुआ है, टेबल मैंने इसीलिए समझाया कि टेबल के आधार पर समझ लेंगे, ग्राफ को समझ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं ये वाला एरिया में, ये वाला एरिया में जो ए वाले एरिया है, यानी 55 से लेकर के 70 तक की, 55 से लेकर के 70 तक की ये 2% पाए जाते हैं। 55 से लेकर के 70 तक के जो बच्चे होते हैं उसको 2% होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं इधर, तो इधर भी 2% ही पाए जाते हैं, इधर भी 2% ही होते हैं। ये भी कर्व उतना ही है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये बिल्कुल जैसा अगर इसको आप कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे तो वही होगा। अब उसको एक गणित के शब्द में कहते हैं, गणित का शब्द में उसको कुछ नाम कहते हैं कि आप जब दोनों दोनों को जैसे ये आया, ये है और ऐसे ही इधर भी है, आप जब इसको मोड़ेंगे, सिमेट्रिक, उसको कहते हैं सिमेट्रिक। ये बिल्कुल सिमेट्रिक में होता है, यह बिल्कुल सिमेट्रिक में है कि जब आप इसको इधर लेके आएंगे और इधर ये दोनों रेशियो एक ही जैसा है, सिमेट्रिक रूप में है कि यह 0.5%, यह 2%, इधर भी 0.5%, ये भी 2%। यह 2% क्या है, 130 से ऊपर, 130 से ऊपर वाले बच्चे कितने पाए जाते हैं, वो मात्र 2% पाए जाते हैं। वहीं 115 से लेकर के 130 वाले रीजन में कितने बच्चे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 13.5 बच्चे, 13.5%। वहीं यहाँ पे 70 से लेकर के 85 में कितने बच्चे पाए जाते हैं, तो 13.5%, 13.5%। वहीं बात करते हैं कि 85 से लेकर के 115 के बीच में, 85 से लेकर के 115 के बीच में कितने बच्चे पाए जाते हैं, तो 85 से लेकर 100 के बीच में जो बच्चे पाए जाते हैं वो होते हैं 34%, 34%। वहीं ये जो इधर से इधर वाले बच्चे हैं, जो मतलब 100 से लेकर के 115 वाले हैं, यह भी जो है वो 34% पाए जाते हैं। कहीं कहीं ये प्रश्न पूछा जाता है, कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि एवरेज वाले, पूरी दुनिया में एवरेज बुद्धि वाले कितने लोग हैं, प्रश्न कहीं कहीं पूछा जाता है, ये ध्यान करके लिखे रहिएगा कि पूरी दुनिया में औसत आयु वाले कितने परसेंट के लोग हैं, पूरी दुनिया में औसत आयु वाले लोग कितने, मतलब औसत बुद्धि वाले कितने लोग हैं। तो औसत बुद्धि वाले की बात जब आएगी तो इन दोनों का, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर वाला और इधर वाला दोनों औसत में आएगा तो 34% आएगा, 34% औसत बुद्धि के लोग होते हैं, यानी उधर भी है इधर भी है, मतलब जीनियस में भी है और इधर भी है, तो उनको औसत कहते हैं 34%। जबकि अगर हम जोड़ेंगे तो 68 होगा, 68 होगा उसका, 68 होगा। बट हम ये दोनों दोनों लाइनों में जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा वो 34%। चलिए हमने यहां तक समझ लिया। अब हम इसके बाद समझ लेते हैं, ये कह रहे हैं कि अब ये बात करते हैं कि 50% लोग,
50% लोग जो है, ये 50% लोग, 50% लोग 100% से ऊपर होते हैं और 50% जो है 100 से 100 आईक्यू से, ये 100 आईक्यू, 100 आईक्यू एबव 100 आईक्यू, एबव 100 आईक्यू 50% लोग होते हैं, ये वाला। अब वहीं 50% लोग, 50% लोग क्या होते हैं, वो बिलो आईक्यू, बिलो 100, बिलो 100 के होते हैं। ये भी याद रखिएगा, बिलो 100 आईक्यू, बिलो 100 आईक्यू के जो लोग हैं वो 50% होते हैं और एवब आईक्यू, एवब जो है 100 आईक्यू, वो 50% लोग होते हैं। यानी 50% के लोग बिलो 100 के भी नहीं होते हैं और वो जो है अबव 100 की भी 50% का ही रेशियो होता है। इसीलिए कर्व में इधर और इधर दोनों रूपों में बताया गया। अब वही कहीं कहीं प्रश्न आता है, एक दो प्रश्न और भी कहीं कहीं पूछा गया है, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए ये हम मिटा देते हैं, इसको ये भी मिटा देते हैं। कहीं कहीं प्रश्न पूछा गया, ये याद रखे रहेगा और इस टेबल को समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले मैं एक बार वापस से प्रक्रिया समझा देता हूँ, मैं एक बार वापस से प्रक्रिया समझ देता हूँ। ये एक टेबल है, इस टेबल को मैंने क्या किया, ये दो भागों में बांट लिया, ये मिड लाइन कर दी। मिड लाइन क्यों करी, कि मिड लाइन पे ही 100 आता है, मिड लाइन पे ही 100 आता है। 100 आईक्यू वाले मिड लाइन पे आते हैं, क्योंकि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल तो जब समान होता है तो समान होता है तो 100 आता है, तो मैंने इसको मिड लाइन पे कर दिया। मिड लाइन पे कर दिया, मिड लाइन के इधर जो है 50%, मिड लाइन के इधर 50%, और मैंने 15-15 का 15-15 आईक्यू का मैंने जो है उसमें कर दिया, एक्स जो है उस पे अक्षांश पे मैंने 15-15 का गैप कर दिया। तो 15-15 के गैप की वजह से इधर मैं माइनस की तरफ आया और इधर की तरफ प्लस की तरफ गया, इधर प्लस की तरफ गया और इधर माइनस की तरफ आया। माइनस में आया तो 15 माइनस कर दिया, 15 माइनस कर दिया, 15 माइनस कर दिया, तो 15 माइनस किया 85 हो गया, 15 माइनस किया 70 हुआ, 15 माइनस किया 50 हुआ। अब इधर भी मैंने किया तो 15 प्लस किया 115, 15 प्लस किया 130, 15 प्लस किया 145 हो गया। इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया। अब मैंने ग्राफ समझा दिया, समझाने के बाद मैंने कहा कि पूरे पूरे ग्राफ में ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, इसको कहते हैं कर्व, इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहते हैं, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। इस कर्व में, इस ग्राफ में जो सबसे कम इस साइड में माइनस में जो सबसे कम 0.5% होता है उसे कहते हैं मंदबुद्धि, इडियट, उसे कहते हैं इडियट। जिसका आईक्यू बिल्कुल कम होता है उसे इडियट की कैटेगरी में लेके जाते हैं, जिसका 0 से 29% आईक्यू होता है। अब वहीं जो 0.5% इधर जो वो हायर जीनियस कहलाते हैं, जीनियस कहलाते हैं 140 से उनका ज्यादा, 140 से ऊपर का होता है, 140 से ऊपर का होता है, उसे कहते हैं क्या, जीनियस। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये मैंने 50 दिखाया, इसको आप और भी नीचे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे 85 दिखाया, बट इसको और भी नीचे लेके जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ और आगे बात करते हैं। इसको जो है, इसको जो ये आईक्यू है, इसको आईक्यू को दर्शाने का काम, इस आईक्यू को दर्शाने का काम सिग्मा से करते हैं। कैसे करते हैं, सिग्मा, आईक्यू को दर्शाने का काम सिग्मा से कहते हैं। तो सिग्मा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सिग्मा, इसको ये वाला जो 100 पे है, 100 को कहेंगे सिग्मा जीरो, इस 100 को कहेंगे सिग्मा जीरो, सिग्मा जीरो, 100 वाले को कहेंगे सिग्मा जीरो। अब इसको जो ये वाला है, ये वाला सिग्मा आएगा, सिग्मा, यहाँ 6 दिख रहा है बट आप बना लीजिएगा सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा के दो फॉर्मूला होते हैं, एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये। तो सिग्मा मैं बना देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा सिग्मा। अब ये सिग्मा है, इसको +1 कहेंगे, सिग्मा +1, ये यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा इसको कहेंगे, ये प्लस प्लस सिग्मा 1, इसको कहेंगे प्लस सिग्मा 2, इसको कहेंगे प्लस सिग्मा 3, प्लस सिग्मा 3, ये प्लस सिग्मा 3 हो गया इस पे। अब इधर आते हैं, इधर आते हैं, ये हो जाएगा माइनस, माइनस सिग्मा 1, माइनस सिग्मा 2 और माइनस सिग्मा 3, ये इसका ये रेशियो है। ये इस पे भी प्रश्न आया हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक और प्रश्न जो है वो पूछा गया, उस पर प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि मैक्सिमम लोग जो है वो 100 आईक्यू के होते हैं, ये तो हो गया। एक प्रश्न जो है और अक्सर पूछा जाता है उसके बारे में, कि एक बार प्रश्न पूछा गया था कि 11 वर्ष का बच्चा 130 स्कोर लाता है। एक बच्चा जो है वो 11 वर्ष का है, ये प्रश्न आता है अक्सर कि 11 वर्ष का बच्चा, एक 11 वर्ष का बच्चा है, 11 वर्ष का बच्चा 130 स्कोर लाता है, 130 स्कोर लाता है, 130 स्कोर लाता है। तो 130 स्कोर लाने पर वो बच्चा कितना परसेंट आगे है, बाकी लोगों से कितना परसेंट आगे है। एक बच्चा 11 वर्ष का बच्चा है, 11 वर्ष का बच्चा वो 130 स्कोर लाता है, 130 स्कोर लाता है, तो अपनी उम्र के लोगों से वह कितना परसेंट आगे जाएगा, कितना परसेंट आगे जाएगा। यह खाली इतना ही बता रहा है, ये कि 11 वर्ष का बच्चा है, 11 वर्ष का बच्चा है, वह 130 स्कोर लाता है, और 130 स्कोर लाता है, तो अपनी ही इसी उम्र के 11 वर्ष के लोगों से ही वह कितना परसेंट आगे है, कितना परसेंट आगे है। तो परसेंट आगे में दिया हुआ था, किसी ने दिया हुआ था 95%, किसी में दिया हुआ था 90%, किसी में दिया हुआ था 99%, तो किसी में दिया हुआ था 98%।
98%। चलिए हम इसको समझते हैं, कैसे इसको समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे, इस प्रश्न का जवाब कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। पहले प्रश्न समझ लीजिए, यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए। मैंने कहा कि एक 11 वर्ष का बच्चा है, वह 130 स्कोर लाता है, वह 130 स्कोर लाता है। 130 स्कोर का मतलब क्या? 130 आईक्यू उसका, यह यहाँ पे 130 आईक्यू है। स्कोर से तात्पर्य है आईक्यू, 130 आईक्यू है। अब वो 130 आईक्यू वाला बच्चा अपने हम उम्र के लोगों से कितना परसेंट आगे है? अपने हम उम्र के लोगों से कितना परसेंट आगे? 95, 90, 99, 98, कितना? चलिए समझ लेते हैं, इसमें इस ग्राफ में समझ लेते हैं, इस ग्राफ में समझ लेते हैं कि इस ग्राफ में समझ लेते हैं कि बच्चा 130 आईक्यू ला रहा है, बच्चा 130 आईक्यू ला रहा है, यही है ना 130 आईक्यू, ये वाला 130 आईक्यू है। तो 130 आईक्यू के ऊपर है, 130 आईक्यू में है। अब ये कितना है? ये किस रीजन में है? ये किस रीजन में है? 2%। ये किस रीजन में है? 2%, यानी 2% लोग ही 130 आईक्यू लेके आते हैं। 2% लोग ही 130 लेके आते हैं, यानी इसके पीछे कितने लोग रह गए? इसके पीछे कितने लोग रह गए? अब ये 2% लोग ही लेके आते हैं, तो इसके पीछे कितने लोग रह गए? यानी ये पूरा कितना है? 100% ही है ना, 100%, 100 में से 2% है ना, तो पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 98%। यानी इसका रिजल्ट, इसका जवाब क्या होगा? 98% लोग जो है वो क्या होंगे? इससे पीछे होंगे। अपनी उम्र से ही, अपनी उम्र से ही बच्चा जो है 130 के ऊपर पहुंच गया है, 130 के ऊपर बच्चे पहुंच गया है, तो 130 तक लाने का काम कौन करता है? 130 इस कर्व के अनुसार। ये जो कर्व है, ये कर्व ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने ऐसे बना दिया, ये कर्व बिल्कुल स्टैटिक्स के आधार बनाया गया है। ये कर्व स्टैटिक्स के आधार बनाया गया है। ये कर्व, ये जो सिग्मा निकाला जाता है, ये सिग्मा निकाला कैसे जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे। ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे निकाला जाता है, ये समझ के रखिएगा, ये समझ के रखिएगा। सिग्मा जो है वो सिग्मा हमेशा 100 होता है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे निकाला जाता है। सिग्मा हमेशा 100 होता है, यानी ये जो सिग्मा है, सिग्मा 0 जहां पे कहा गया, ये 100 है, और 100 ये निकाला जाता है कैसे? ये निकाला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे यह परसेंटेज निकाला गया है कि जो लोग 2% प्लस में आते हैं, 2% प्लस में आते हैं, यानी यहाँ पे प्लस वाला है, प्लस में आते हैं, यानी कि उनका आईक्यू लेवल ज्यादा है। उनके पीछे 98 लोग हैं, उनके पीछे 98 लोग हैं। वही अब यहाँ भी कर लेते हैं माइनस को। एक बच्चा खाली वो 70 से नीचे आईक्यू लाता है, वह अपने अपने मतलब कितना पीछे है? वो कितना पीछे है बात करेंगे तो कितना पीछे? खाली 70% ही लाता है, अपने लोगों से कितना पीछे है? यहाँ पे मैंने आगे की बात करी, यहाँ पीछे की बात कर रहा हूँ, पीछे बात कर रहा हूँ, तो पीछे कितना होगा? 98%। 98% अभी पीछे है वो, या और 98% आगे है। ये 98% पीछे और ये 98% आगे। तो यहाँ पे यहाँ पे यही पूछा जा रहा था कि 11 वर्ष का बच्चा 130 आईक्यू लेके आता है, तो उसके पीछे कितने लोग हैं? सेम उम्र में वह लोगों से कितना आगे है, वह लोगों से कितना आगे है, और उससे पीछे कितने लोग हैं? ये आगे कितना परसेंट है? 98%, और उसके पीछे कितने लोग हैं? वो 98%। तो ये जो है वो याद रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। सेम उम्र के बच्चे अगर इस आईक्यू तक लेके आते, कहीं भी पूछा जा सकता है, यहाँ कहीं भी पूछा जा सकता है, तो उसका जवाब आप, उसके आगे पीछे का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं, और भी इसी में कुछ बात है, और भी कुछ समझ लेते हैं इसको। यहां तक आपने समझ लिया, ये वाली बात समझ ली, ये सब समझ लिया कि यानी सिग्मा 1 ये जो है इसके आधार पर जो है हम डिसाइड करते हैं। वहीं एक बार जो है एक और प्रश्न आया हुआ था, उस प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न आया हुआ था कि कुछ इस तरह से प्रश्न आया हुआ था, यही ले लेते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न है, एक रेशियो ये है, एक, दूसरा और ये तीसरा, ये है। ये 3 प्रकार के गोले थे। इन 3 प्रकार के गोलों में एक को कहा गया, इस वाले को कहा गया, इसको कहा गया हाईली इंटेलिजेंट, इसको कहा गया हाईली इंटेलिजेंट, HI, इसको कहा गया हाईली इंटेलिजेंट। अब वहीं दूसरे को कहा गया एक हाईली क्रिएटिव, इसको कहा गया HC, हाईली क्रिएटिव। अब हाईली इंटेलिजेंट, हाईली क्रिएटिव, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली क्रिएटिव कहां पाया जाएगा? वो ऊपर ही पाया जाएगा। तो हाईली इंटेलिजेंट, हाईली क्रिएटिव, और क्या कहा गया? और कहा गया, एक और बात कही गई, हाईली जो है उसकी बात करी गई, हाईली मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड। अब यहाँ पे ये कहा कि इस प्रकार के बच्चे हैं, यानी ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला गोला पूरा हाईली इंटेलिजेंट है, ये वाला गोला जो है वो हाईली जो है वह क्रिएटिव है, ये वाला जो एरिया है वह कहा गया हाईली मोटिवेटेड है। अब हाईली मोटिवेटेड है, अब इसमें से एक रीजन की बात कर रहा है, एक रीजन की बात कर रहा है, बस इतने की बात कर रहा है, इतने की बात कर रहा है। इतना देखिए, समझिएगा जरा, ये गोला है, ये गोला। अब इसकी बात पूछ रहा है कि जिसमें ऐसा गुण, ऐसा कोई बच्चा जिसमें गुण है कि वह हाईली क्रिएटिव भी है, वह हाईली इंटेलिजेंट भी है, वह हाईली मोटिवेटेड भी है, वह किसमें आएगा? वहां पे उसका जवाब, उसका प्रश्न, उसका ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया गया था,
ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया गया था। ऑप्शन दिया गया था कि सिग्मा जीरो एक ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था सिग्मा सिग्मा दूसरा दिया हुआ था सिग्मा 1 से लेकर के सिग्मा 2 तक। किसमें आएगा? सिग्मा 0, सिग्मा 1 से लेकर के सिग्मा 0 और सिग्मा 1 से सिग्मा 2 और फिर कहा गया था सिग्मा 3 से लेकर के सिग्मा 3 से आगे, नहीं यहाँ पे सिग्मा 2 से 3, सिग्मा 2 से सिग्मा 3 और फिर लिखा गया था सिग्मा 3 से आगे, सिग्मा 3 से आगे। अब बताइए बताइए इसमें क्या कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखिए ये बात कहा जा रहा है हाईली इंटेलिजेंट, हाईली क्रिएटिव, हाईली मोटिवेटेड। तो हाईली इंटेलिजेंट, हाईली क्रिएटिव, हाईली मोटिवेटेड कौन होगा? वही होगा जो सबसे प्रखर होगा, जो सबसे प्रखर होगा। सबसे प्रखर कहां पे आएगा? जिसका जो हाईली मोटिवेटेड है वह कहां होगा? वह सिग्मा 3 में आएगा, सिग्मा 3 में आएगा। वो हाईली मोटिवेटेड लोग कहां मिलते हैं? हाईली क्रिएटिव, हाईली बात करी जा रही है, हाईली मतलब सबसे उच्च, सबसे उच्च बात करी जा रही है। तो सबसे उच्च इंटेलिजेंट वाला कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। सबसे उच्च क्रिएटिव वाला कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। सबसे उच्च मोटिवेटेड यानी हाईली मोटिवेटेड कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। ये कहां आ रहा है? यह कहां आ रहा है? सिग्मा 3। सिग्मा 3 से कहां आ रहा है? सिग्मा 3 से आगे। सिग्मा 2 और 3 में भी नहीं आएगा, सिग्मा 2 और 3 में भी नहीं आएगा। कहां आएगा? ये सिग्मा 3 से आगे। तो इसका जवाब क्या होगा? वो सिग्मा 3 से आगे। तो इस तरह से जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का आप जो है वह जवाब दे सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं। ऐसे बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के आधार पे आईक्यू के प्रश्न पूछे जाते हैं। आईक्यू के प्रश्न क्या है? आईक्यू के प्रश्न में अभी हम उसको भी चर्चा कर लेंगे। हम ये बात कर लेते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपने लिख लिया होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए हम चर्चा करते हैं आगे कि अब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व को कहते क्या है? इस कर्व को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपीसी। ये जो कर्व है इस कर्व को कहते हैं एनपीसी। एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इस कर्व को कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे जो है बेल शेप कर्व कहते हैं। बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप कर्व। जैसे अब बेल शेप कर्व कैसे होगा? आप अपनी ऐसे कर लीजिए, ऐसे बेल होती है ना, बेल बेल घंटी जहां बजाते हैं, घंटी कैसी होती है? घंटी बिल्कुल इस तरह से होती है, इस तरह से घंटी इस तरह से होती है। बीच में ये आता है घंटी, घंटी बजाने के लिए इस तरह से बिल्कुल जो है ये इसको कहते हैं क्या? बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व इसको कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर। यानी हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आईक्यू स्कोर को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि या 5% या 2% या 3.5% या 34% या 34% है, ये अलग अलग है, अलग अलग है। तो ये जो है हमने चर्चा कर ली। और क्या कहते हैं इसको? और भी इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं बीने आईक्यू ग्राफ। इसको कहते हैं बीने आईक्यू ग्राफ, बीने आईक्यू ग्राफ। ये जो है अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, ये भी समझे रहिएगा कि इसको कहते क्या है। इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या इसको कहते हैं बेल शेप कर्व, या इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर, या कहते हैं इसको कहते हैं कि बीने का आईक्यू ग्राफ, बीने का आईक्यू ग्राफ ये कहते हैं। चलिए एक आध दो प्रश्न और है, एक आध दो प्रश्न और है, एक दो प्रश्न और आपको इसी संबंध में बताने हैं आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। एक दो चीजें और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे क्या है कि मान लीजिए अगर कोई पूछे कि यहां से लेकर के यहां तक का कितना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति सिग्मा 1 से लेकर के माइनस सिग्मा 1 से लेकर के प्लस सिग्मा 1 तक है तो उसका कितना होगा? वो किस कैटेगरी में आएगा? तो यहां से यहां तक का जो हमेशा आएगा, एक तो हो गया सिग्मा, ये इतना, इसको कहेंगे क्या? 100। ये आएगा 100। अगर ये और ये इसको हो गया, ये 100 हो गया। अगर ये वाला आ गया, इसको कहेंगे, इसका स्कोर कितना होगा? अगर हम इनको दोनों को मिला दें, इनको दोनों को मिला दें तो ये वाले कितने, इस वाले रीजन में कितने लोग आएंगे? इस वाले रीजन में। तो आप इनको और इनको दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 68। कितना होगा? 68। यानी इनको और इनको दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 68। इसके में परसेंटेज कितना आ रहा है? इसका और इसका परसेंटेज, दरवाजा बंद करो ने, इसका और इसका परसेंट होगा 68। वही बात करते हैं तो इसका और इसका यहां से लेकर के यहां तक का स्कोर कितना होगा? यानी -62 से यहां तक का कितना स्कोर होगा? जरा जोड़ के बताइएगा, जरा जोड़ के बताइएगा। 68 में कितना जोड़ देंगे? 13 13 दूनी 26 से 27, इसी में 27 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 95, 95 जाएगा। कितना हो जाएगा? 95। तो ऐसे ही आप ये वाला एरिया जितना खाली ये वाला एरिया ये हो जाएगा 100, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया हो जाएगा 68, और यहां से लेकर के यहां तक का एरिया हो जाएगा कितना? वह यानी
सिग्मा माइनस सिग्मा 2 से प्लस सिग्मा 2 तक का एरिया जो रीजन होगा वह 95 होगा। वहीं हम बात करें तो ये वाले से लेकर के माइनस सिग्मा 3 से लेकर के प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3 से लेकर के प्लस सिग्मा 3 कितना होगा, वो पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा, वो उतना जितना भी है, ये 2% वह 2% जोड़ देंगे तो उतना पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको जोड़ सकते हैं, इनको बता सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अगर आए तो आप जो है उसका जवाब दे सकते हैं। बहुत ध्यान से आपको इतने में ही आपको समझना है। मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीजों को एक एक तरीके से आपको समझाया है। आप अगर इसको समझे रहेंगे तो आप इसके बहुत सारे तरीके से जवाब आप दे सकते हैं। बहुत तरीके से अच्छी तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बात करते हैं, एक दो प्रश्न ले लेते हैं आईक्यू के ऊपर। हालांकि आईक्यू के ऊपर प्रश्न तो हो गया है, आईक्यू के ऊपर प्रश्न तो हो गया है, फिर भी एक दो मैं प्रश्न आपसे ले लेता हूं, एक दो प्रश्न ले लेता हूं, मैं यही समझा देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेंटल एज जो है वह 6 है। मेंटल एज किसी व्यक्ति का 6 है और उसका क्रोनोलॉजिकल एज जो है वह 12 है। क्रोनोलॉजिकल एज 12 है तो उसका जो है वह स्कोर कितना होगा, आईक्यू कितना होगा? आईक्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? आईक्यू बराबर कितना होगा? 6/12 गुणे 100। तो 6 कम 6 दूनी 12, 2 कम 2 50। कितना होगा? वो कितना हो रहा है? वो बिलो 100 आ रहा है। तो आईक्यू होगा इसका कितना? 50। आईक्यू होगा इसका 50। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए यहां तक हो गया। अब हम यहां से पढ़ेंगे, अगली एक थोड़ी सी बात रह गई है। इस बात को कहते हैं ज्ञान, जिसको कहते हैं ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है उसके बारे में समझ लेते हैं। ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है उसको समझ लेते हैं, फिर वहां से खत्म हो जाएगा हमारा। फिर हम आएंगे सिद्धांतों के ऊपर। ये बहुत जरूरी था, इस पे प्रश्न जो है आते हैं। इनको अगर आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, हालांकि मैंने मेरे लेवल से तो बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है। अब आपको कितना आया है, अगर आपको नहीं आया होगा तो हमसे प्रश्न को पूछ सकते हैं, दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं। इस पर समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है, बहुत बाकायदा मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ आएगा तो अच्छी बात है। चलिए बढ़िया है 98। ओके हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। 98 नहीं होगा, 99 होगा। 98 नहीं होगा, 99 होगा। वो वाले यहाँ से यहाँ तक का 99 होगा। हाँ खाली 0.1 ही बचता है, 0.1 0.5 और 0.5 ही बचता है। तो 0.5 मिलकर एक होगा, 98 नहीं होगा, 99 होगा। चलिए क्योंकि दो यहाँ था दो वहां था, 95 था ही, तो दो ये और दो जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 95 प्लस 4 99 होगा। आपका जवाब जगदीश गलत था। ओके चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि और ज्ञान में फर्क क्या है उसको समझ लेते हैं। बुद्धि और ज्ञान में फर्क क्या है? कहीं कहीं जो है इसको दोनों को एक सिनोनिम समझते हैं, जबकि इनके फर्क है। बुद्धि और ज्ञान में फर्क है। चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत फटाफट समझेंगे। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि को कहते हैं जन्मजात। ये जन्मजात होती है, बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है। हमको जो है वो चीज जन्म से ही मिलती है। ये क्या है? ज्ञान वातावरण से मिलता है। ये वातावरण से मिलता है। ज्ञान जो है वह हमको वातावरण में रहते हैं तो वहां पे हमको ज्ञान मिलता है। ये बुद्धि, कोई भी बुद्धिमान जो है, कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान तो हो सकता है। यहाँ पे बुद्धि की बात कर सकते हैं, तो बुद्धिमान तो हो सकता है, कोई बुद्धिमान हो सकता है पर ज्ञानवान नहीं हो सकता है। ज्ञानवान नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है बट ज्ञानवान नहीं हो सकता है। जैसे आईएएस के लोगों के पास बुद्धि होती है, आईक्यू तो बहुत होता है, आईक्यू तो बहुत होता है, बट उनके पास सोसाइटी नहीं होती, सोशल नहीं होता है। वो खाली सोचते कहां से, मस्तिष्क समझते हैं, बुद्धि समझते हैं। तो कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है बट वह ज्ञानवान नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया ज्ञान बुद्धिमान होना, उसके पास बुद्धि तो है बट वो कैसे उसको अप्लाई करना है हो सकता है उसको ना पता चले, कहाँ अप्लाई करना है वो पता ना चले। बहुत सारे लोग बुद्धिमान होते हैं उसको गलत जगहों पे प्रयोग करने लगते हैं। जबकि कुछ बुद्धिमान होते हैं। इस पे जीनियस एक मूवी आई हुई है, जीनियस मूवी है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा। जीनियस में दो जीनियसों की चर्चा करी गई है, दो जीनियसों की, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक सकारात्मक जो बुद्धिमान है, सकारात्मक बुद्धिमान है, वो ज्ञानवान भी है, बुद्धिमान और ज्ञानवान भी है। एक बुद्धिमान है पर वो ज्ञानवान नहीं है, उसका प्रयोग जो है वो आतंकवादियों के रूप में करता है, आतंकवादियों के रूप में करता है। नसरुद्दीन शाह, शायद उसमें नसरुद्दीन शाह ही था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब यह क्या है, इसमें कोई व्यक्ति विद्वान और ज्ञानवान दोनों हो सकता है। कोई व्यक्ति विद्वान और ज्ञानवान दोनों हो सकता है, बुद्धिमान और मतलब विद्वान ही, बुद्धिमान और ज्ञानवान, यहाँ का बुद्धिमान और ज्ञानवान दोनों हो सकता है। यहाँ पे बुद्धिमान हो सकता है बट ज्ञानवान नहीं हो सकता है। मे बी ज्ञानवान हो सकता है, वह मतलब बुद्धिमान हो सकता है, मे बी वह ज्ञानवान ना भी हो। वहीं आगे बात करते हैं। बहुत सी बातों को जीवन में उपयोग करना बुद्धि है। यहाँ पे बहुत सी बातें जीवन में उपयोग करना क्या है? बुद्धि है। जीवन में उपयोग करना बुद्धि है। वहीं यहां बात करते हैं,
तो बहुत सी बातों को जानना, यहाँ पे क्या है, उपयोग करना, बहुत सी बातों को उपयोग करना बुद्धि है, जबकि यहाँ बहुत सी बातों को जानना बुद्धि है। बहुत सी बातों को जानना बुद्धि है, मतलब ज्ञान है। बहुत सी बातों को जानना क्या है, वह ज्ञान है। वही बात करते हैं बुद्धि, बुद्धि अधिक ज्ञान हो सकता है। जिसके पास अगर अधिक बुद्धि है, अधिक बुद्धि है तो अधिक ज्ञान हो सकता है। अधिक बुद्धि होने का मतलब अधिक ज्ञान हो सकता है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अधिक ज्ञान से अधिक बुद्धि नहीं हो सकती है। अगर किसी के पास अधिक ज्ञान है, अधिक ज्ञान है तो अधिक बुद्धि नहीं हो सकती है, अधिक बुद्धि नहीं हो सकती है, ये समझ के रखिएगा। किसी के पास अधिक ज्ञान है तो अधिक बुद्धि हो जाए ऐसा नहीं है, तो क्योंकि यह इसका एक लेवल है, इसका एक लेवल मैंने बता दिया कि रबर उतना ही तन सकता है जितना तानना हो। अगर आप ज्ञान जुटा लिए, सब कुछ कर लिए, तो आप कहोगे हमारी बुद्धि बढ़ जाए, तो बुद्धि नहीं बढ़ेगी, वो उतनी ही रहेगी। औसत व्यक्ति वाला उससे थोड़ा सी आगे पीछे हो सकता है, उससे थोड़ा सी आगे पीछे हो सकता है। वो कहे कि मैं जीनियस बन जाऊं, तो जीनियस नहीं बन सकता है। जीनियस बनने के लिए उसके अंदर में केमिकल होने चाहिए, वह उसके अंदर में वो जीनियस होना चाहिए, जीन होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए, तभी जाकर वो जीनियस बनेगा। इसलिए कोई व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञान तो हो सकता है, अधिक ज्ञान हो सकता है, वह अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता है। यहाँ पे अधिक बुद्धि है तो अधिक ज्ञानी बन सकता है, यहाँ पे चांसेस है ज्ञानी बनने के, जबकि यहाँ पे चांसेस नहीं है। आगे चलते हैं। बुद्धि के क्षेत्र में मान और आदर मिलता है। अगर कोई बुद्धिमान है तो यहाँ पे मान और आदर मिलता है, मान और आदर मिलता है कि भाई ये जो है बुद्धिमान है। अब यहाँ पे अगर ये है, यहाँ पे इसको मान्यता मिलती है, यहाँ पे मान्यता मिलती है कि ये व्यक्ति जो है वह ज्ञानवानी है। यहाँ पे ज्ञान से केवल है, विशेष क्षेत्र में मान्यता मिलती है कि यह इसी क्षेत्र में जो है ज्ञानी है, या पर्टिकुलर या साधु है, या पर्टिकुलर संत है, या पर्टिकुलर जो ये इस एरिया में है, तो पर्टिकुलर क्षेत्र में उसको मान्यता मिलती है, जबकि उसको मान और आदर दोनों मिलता है। तो इस तरह से ये जो है मैंने आपको इसके बुद्धि और ज्ञान में थोड़े से अंतर बताए। अब यहाँ से हम समझेंगे बुद्धि का सिद्धांत जो है वो हम चर्चा करेंगे कल। जिसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ से, हालांकि मुझे थोड़ा बताना था बट समय ज्यादा हो गया है, तो बुद्धि का सिद्धांत की चर्चा जो है वो हम कल करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत जो है वो पूरा सिद्धांत का पूरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वहीं से स्टार्ट करूंगा। चलिए, तो यहाँ तक हमारा आज का जो है वो काम खत्म हो गया। मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको, अगर वो सारी बातें अगर आप याद रखे रहेंगे तो एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न आएगा, आप उन प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। चलिए तो यहाँ से हम जो है कुछ प्रश्न ले लेते हैं आपके बीच, कुछ प्रश्न ले लेते हैं।